गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म RWS सिविल सर्विसेज पर। और मैं तैयार हूं आपके लिए NCERT 4 बैच की क्लास लेकर। सभी बच्चे जल्दी जुड़ेंगे ताकि क्लास की शुरुआत की जा सके। ध्यान रखिएगा, आज हम लोग नए चैप्टर के साथ आ रहे हैं, प्रशासनिक गठन और सांस्कृतिक नीति। इसका मतलब है कि ब्रिटिशों ने जो प्रशासनिक संगठन किया सत्ता की स्थापना के बाद, उसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। शैक्षिक नीति कैसी रही उसकी चर्चा करेंगे, और जो कुछ सांस्कृतिक सामाजिक परिवर्तन करने की कोशिश की है उसकी चर्चा करेंगे। यह चैप्टर आपका 11th क्लास के ओल्ड NCERT से ही लिया गया है, इसलिए कि यही एक मात्र NCERT है जो हमें सिस्टमैटिकली सिलेबस को कंप्लीट करने में मदद करता है पर्याप्त मैटर के साथ। तो जहाँ ज़रूरत होती है कुछ नए NCERT को भी ध्यान में रखते हैं, लेकिन यहाँ तो यही काफ़ी रहेगा। और यह NCERT आपका यहाँ से आता है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीति हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब एक नए चैप्टर में आएंगे और वह चैप्टर नंबर 4 है, प्रशासनिक संगठन और सामाजिक और सांस्कृतिक नीति। चैप्टर नंबर 4 होगा क्लास 12 का ओल्ड NCERT, जिसको कि मैंने ऑलरेडी आपको शेयर किया हुआ है। तो सभी बच्चे जल्दी जुड़ेंगे। पहले मैं चैट आपका देख लेता हूँ, फिर मैं क्लास की शुरुआत करूँगा। गुड इवनिंग, चलो वेरी गुड इवनिंग सभी बच्चों को। और मुझे हिस्ट्री में 6 मार्क्स मिले हैं क्योंकि एक फैक्ट दोबारा लिखा गया था। चलिए खुशी, ठीक है। हाँ, थोड़ा उसमें सुधार की गुंजाइश थी, केवल एक उसकी वजह से नहीं मिला है, बल्कि थोड़ा सा विश्लेषण की भी आवश्यकता अधिक थी। विश्लेषण थोड़े से कम थे। ध्यान रखिएगा कि आप लोग फैक्ट्स लिखने पर अधिक ध्यान देते हो, जबकि हमें चाहिए था कि विश्लेषण करना था। जहाँ जो ज़रूरत होगी उसको करने की कोशिश करेंगे, जो भी ज़रूरत होगी। जिस प्रकार के वर्ल्ड हिस्ट्री को हम देखते हैं वो यहाँ पर नहीं है। जो टॉपिक है वो एक्चुअल में IR के साथ जुड़ा हुआ है, IR के साथ, क्योंकि वैसे तो समझ ही नहीं पाएंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री को अलग से ही पढ़ाना पड़ेगा संपूर्णता में, तभी बारी बारी से आप समझ पाएंगे, पुनर्जागरण से लेकर के लास्ट तक। क्योंकि जो टॉपिक दिए गए हैं वो एकदम से सिस्टमैटिकली नहीं दिए गए हैं, उसका परिप्रेक्ष्य कुछ देने का अलग रहा है। तो जैसे हम लोगों ने मिस्र की सभ्यता पढ़ी या इस टाइप की सभ्यता पढ़ी जो ऑलरेडी एडेड है उसमें, उसको तो हमने देख लिया। लेकिन आगे खास करके ताम्रपाषाण काल के बाद जो वर्ल्ड हिस्ट्री चलता है वो अलग तरीके से चलता है, तो उस पर देखेंगे। पहले मॉडर्न को समाप्त कर लेते हैं, उसके बाद देखा जाएगा, ठीक है। प्रशासनिक संगठन और सामाजिक सांस्कृतिक नीति को देखेंगे, चैप्टर नंबर 4। तो यहाँ पर मैं पहले यही वाला हेडिंग लिख देता हूँ आपका, प्रशासनिक संगठन, ताकि फिर सांस्कृतिक नीति की चर्चा आगे होगी। यहाँ लिखेंगे प्रशासनिक संगठन। अब प्रशासनिक संगठन को अगर समझें तो मोटे तौर पर हमें यह समझना होगा कि जब ब्रिटिश कंपनी यहाँ पर प्रशासन देने के लिए मजबूर हो जाती है, जब ब्रिटिश कंपनी जैसे पहले व्यापार करने के लिए आती है, तो व्यापार करने के लिए आती है तो उसको प्रशासन से कोई लेना देना है नहीं। लेकिन जब कंपनी अनायास से ही आ जाती है, मान लो प्रशासन के लिए, यानी जिस क्षेत्र की वह विजय करता है वहाँ पर प्रशासन की जरूरत तो होगी। पहले नहीं था, जब व्यापारिक कंपनी के रूप में था तब तो जरूरत नहीं थी। लेकिन जिस क्षेत्र में उसे मान लो किसी भी तरह से वह क्षेत्र जीत लेता है या उसको किसी ने गिफ्ट कर दिया, जैसे मान लो कि मीर जाफर ने कंपनी को 24 परगना की जागीर दे दी, तब उस जागीर में प्रशासनिक व्यवस्था करनी होगी। और ऐसे एक क्षेत्र नहीं थे बल्कि बहुत सारे क्षेत्र थे, और आगे कंपनी ने धीरे धीरे बहुत सारे क्षेत्रों को भारतीय देसी रियासतों से छीन भी लिया। अब उन क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था करना आवश्यक हो गया था। अगर हम प्रशासनिक व्यवस्था या प्रशासन अच्छा नहीं स्थापित करते तो समस्या यह हो जाती कि जो व्यापार हो रहा था वह भी अच्छे ढंग से नहीं होता, लोग लूट खसोट लेते। यहाँ पर या कहीं पर भी अगर प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी नहीं हो तो व्यापार अच्छे तरीके से तो संभव है ही नहीं। इसलिए भी ब्रिटिश कंपनी अब प्रशासन के लिए आती है, और प्रशासन के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन लाया जाता है उसको सबसे पहले देखते हैं। फिर अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उसने सांस्कृतिक नीति भी लागू की। जैसे हम शिक्षा की दिशा में देखते हैं कि कुछ प्रयास किया। फिर हम देखते हैं कि जो भारत की कुछ सामाजिक प्रणाली है उसमें भी चेंज करने की कोशिश की, उसको भी इसी चैप्टर के अधीन पढ़ेंगे। अपेक्षाकृत ये उतना बड़ा चैप्टर नहीं होगा, लेकिन टाइम थोड़ा लगेगा क्योंकि समझते हुए चलना है। अगर प्रशासनिक संगठन की बात की जाए तो सबसे पहले तो यह देखना होगा कि प्रशासनिक संरक्षण क्या होगा।
प्रशासनिक संगठन में क्या हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि प्रारंभ में कंपनी जब केवल व्यापार कर रही थी तो क्या होता था कि प्रारंभ में कंपनी जब केवल व्यापार कर रही थी तब कंपनी ने प्रशासन का भार नहीं संभाला। कंपनी ने स्वयं प्रशासन का भार नहीं संभाला बल्कि भारतीयों के हाथों में रहने दिया। कंपनी ने प्रशासन का भार भारतीयों के हाथों में ही रहने दिया था। किसके हाथों में रहने दिया? भारतीयों के हाथ में ही रहने दिया। भारतीयों के हाथों में ही रहने दिया लेकिन जब कंपनी का विस्तार भारत के विभिन्न हिस्सों में होना प्रारंभ हुआ या विभिन्न हिस्सों में हुआ तब क्या हो जाता है? तब बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता महसूस हुई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक बार मैं पढ़ता हूँ, फिर चूंकि ये बातें मैंने डिस्कस पहले ही कर दिया है क्लास शुरू करने से पहले ही, तो आशा करता हूँ कि आप लिखते वक्त इसके प्रभाव को भी समझ करके चलते होंगे। प्रारंभ में कंपनी जब केवल व्यापार कर रही थी तब कंपनी ने प्रशासन का भार भारतीयों के हाथों में रहने दिया। लेकिन जब कंपनी का विस्तार भारत के विभिन्न हिस्सों में हुआ तब बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता महसूस हुई। क्यों महसूस हुई? स्वाभाविक है कि कंपनी जहां पर प्रशासन कर रही है वहां पर उसके हित जुड़ेंगे। पहला तो आर्थिक हित जुड़ जाएगा कि जो व्यापार हो रहा है वह तभी नियमित हो पाएगा जबकि वहाँ कानून व्यवस्था की अच्छी स्थिति होगी। जहाँ लूटमार होगा वहाँ तो व्यापार होना नहीं है। दूसरा एक फैक्टर और भी यहाँ ध्यान रखेंगे कि जब कंपनी यहाँ स्थापित होती है, प्रशासनिक कार्य भी करने लग जाती है, तो कंपनी के अधीन बहुत सारे यूरोपीय लोग भी काम कर रहे होते हैं। ब्रिटिश और यूरोपीय लोग काम कर रहे होते हैं। तो ब्रिटिशों के हित या यूरोपीय लोगों के हित और भारतीयों के हित अलग अलग है। चूंकि यूरोपीय लोग जो भी है वो भारतीयों का शोषण करते हैं किसी न किसी विधि से, बल्कि कहें तो हर विधि से शोषण करते हैं। तो जब यूरोपीय लोग भारतीयों का शोषण कर रहे हैं तो भारतीयों के मन में उसके लिए एक नकारात्मक भाव उत्पन्न होगा। और इस नकारात्मक भाव को दूर करने के लिए या नकारात्मक भाव के कारण यूरोपियों को अगर कठोर दंड दिया जाता है वर्तमान व्यवस्था में, या यूरोपियों की हत्या की जाती है, ब्रिटिशों की हत्या की जाती है, तो वह कंपनी के लिए ठीक नहीं रहेगा। इसलिए भी जरूरी था एक अच्छे प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करना, इसलिए कि व्यापार भी हो सके और अपनी हम सुरक्षा भी कर सकें। जहां पर भी ब्रिटिश कंपनी गई सबसे पहले वहां पर वह न्यायिक पद्धति में परिवर्तन करता है या अपने लिए न्यायालय की स्थापना करता है, क्योंकि जो कंपनी के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो भी भ्रष्टाचार करते हैं, वो भी गलत कार्य कर सकते हैं, मजबूरी का फायदा लोगों का उठा सकते हैं। तो उसके ऊपर आधुनिक कानून के हिसाब से मुकदमा चलाया जा सके, इसके लिए हमेशा आप जहां पर भी देखेंगे, चाहे चाइना में देखें, जापान में देखें, जहां पर भी ब्रिटिश कंपनी जाती है वहां सबसे पहले वो न्यायालय की स्थापना करती है। भारत में भी देखेंगे 1773 के चार्टर एक्ट में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। भले वो बंगाल के लिए ही था, लेकिन एक ऐसे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसमें बंगाल के लोगों के संदर्भ में न्याय दिलाया जा सके। तो जैसे ही कंपनी का क्षेत्र विस्तार होता है वहां कंपनी के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह क्या करे, वह कानून व्यवस्था की स्थापना के लिए प्रशासनिक संरचना को भी कायम करे। क्यों ऐसा करना जरूरी होगा, हमने ऐसा समझा। क्यों किया? व्यवस्था करने की आवश्यकता महसूस हुई। यहां हम लिख सकते हैं क्यों महसूस होती है।
क्यों महसूस होती है? तो यहां पर दूरस्थ क्षेत्र में व्यापार नहीं हो सकेगा। अच्छी कानून व्यवस्था के बगैर, कानून व्यवस्था के बगैर दूरस्थ क्षेत्रों में व्यापार नहीं हो पाएगा। व्यापार करना संभव नहीं था। दूरस्थ क्षेत्रों में व्यापार करना कतई संभव नहीं था। अगर लूटमार होती रहेगी तो व्यापार करना संभव नहीं होगा। दूसरा है कि भारतीयों से, चूंकि ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा और बढ़िया हो जाएगा, चूंकि यूरोपीय लोग भारतीयों का हर प्रकार से शोषण करते थे, अतः इनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती थी कि ये क्या करेंगे, नहीं की जा सकती थी कि ये क्या करेंगे, ये यूरोपियों से बेहतर व्यवहार करेंगे, ऐसा हम नहीं सोच सकते हैं। इसलिए नहीं सोच सकते हैं कि वो शोषण में इन्वॉल्व है। शोषण में जब इन्वॉल्व है तो स्वाभाविक है कि यहां पर क्या करेगा, वह भी इसके साथ दुर्व्यवहार करेगा, नहीं करेगा। इसलिए हम क्या देखते हैं कि धीरे धीरे ब्रिटिश कंपनी ने यहां पर बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था को लागू करने का प्रयास प्रारंभ किया। दो फैक्टर यहां पर है। अच्छी कानून व्यवस्था के बगैर दूरस्थ क्षेत्र में व्यापार करना संभव नहीं था। चूंकि यूरोपीय लोग भारतीयों का हर प्रकार से शोषण करते थे, अतः इनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती कि ये यूरोपियों से बेहतर व्यवहार करेंगे। यहां पर ब्रिटिश कंपनी ने जब प्रशासनिक व्यवस्था संभाली तो इसने क्या किया, इसने प्रशासन के मुख्यतः तीन क्षेत्रों पर विशेष बल दिया। किन क्षेत्रों पर विशेष बल दिया? जैसे हम देखते हैं, पहला होगा नागरिक सेवा को ही हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं सिविल सेवा। दूसरा जो हो जाएगा वह होगा सैन्य यानी सैन्य सेवा, और तीसरा जो होगा वह होगा न्याय यानी न्यायिक सेवा। इस पर इसने विशेष बल दिया। तीनों को इसने क्या माना, आधार स्तंभ माना प्रशासन का। इन तीनों को क्या माना, इन तीनों को आधार स्तंभ माना गया, या ब्रिटिश राज्य का आधार स्तंभ माना गया, इन तीनों को ब्रिटिश राज्य का आधार स्तंभ माना गया कि अगर यह तीनों क्षेत्र हमारा बेहतर रहेगा तो प्रशासनिक व्यवस्था भी हमारी बेहतर तरीके से संचालित होती रहेगी। इसलिए इस चैप्टर में जब हम प्रशासनिक विभाजन की बात कर रहे हैं, प्रशासनिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इन तीनों भागों पर विचार करना होगा। ये तीनों भाग कब स्थापित हुआ, कैसे स्थापित हुआ, और इसमें समय समय पर क्या सुधार लाए गए, क्या क्या सुधार यहाँ पर लाए गए। ठीक है, हमने क्या देखा कि सबसे पहले क्या देखते हैं कि यहाँ पर अब नागरिक सेवा है, सैन्य सेवा है, न्यायिक सेवा है। इन तीनों में क्या क्या समय समय पर परिवर्तन लाए गए, जरा इस पर नजर डालते हैं। पहला डालते हैं नागरिक सेवा। नागरिक सेवा का मतलब होता है सिविल सेवा, जिसकी तैयारी आप करते हैं, सिविल सेवा।
भारत में सिविल सेवा की स्थापना सबसे पहले किसने की? भारत में सिविल सेवा की स्थापना किसके काल में होती है? स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा की गई। कॉर्नवालिस द्वारा की गई, जो कि शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। जो कि शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित। अब शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत क्या होते हैं? यानी शक्तियों का पृथक्करण। इसके तहत क्या गया? इसके तहत भूराजस्व प्रशासन तथा न्याय प्रशासन को अलग किया गया। भूराजस्व प्रशासन तथा सामान्य नागरिक प्रशासन का दायित्व किसे दिया गया? सामान्य नागरिक प्रशासन का दिया गया एक अधिकारी को। दायित्व कलेक्टर को सौंपा गया। वही कलेक्टर साहब जो वर्तमान में भी मौजूद है। अभी भी आप देखेंगे नाम है कलेक्टर तो अब है नहीं, 2-3 नाम बीच में चर्चा में आया। जैसे हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। क्या कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी जिला न्यायाधीश कहते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी नहीं है क्योंकि उनके पास न्यायिक पावर है नहीं। कलेक्टर भी नहीं है। कलेक्टर का मतलब है भूराजस्व का कलेक्शन करने वाला, अब वो भी नहीं है। अब ये सामान्य प्रशासन से जुड़े हुए जिला अधिकारी कहा जाता है। जिला अधिकारी अब कहा जाता है। ठीक है। भारत में सिविल सेवा की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा की गई, जो शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। इसके तहत भूराजस्व प्रशासन तथा न्याय प्रशासन को अलग किया गया। भूराजस्व प्रशासन तथा सामान्य नागरिक प्रशासन का दायित्व एक कलेक्टर को सौंपा गया। कलेक्टर का मतलब सामान्य अर्थ होता है कि कलेक्शन करने वाला, जो भूराजस्व का कलेक्शन करता हो, लेकिन वह प्रशासन भी देखता था, केवल भूराजस्व। अभी भी आप देखेंगे यही कार्य है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, यानी जो जिलाधिकारी है, उसका यही काम है। वह अब कलेक्शन तो नहीं करता है क्योंकि उसके लिए अलग से एक अधिकारी और नियुक्त कर दिया है, जिसको हम डीडीसी कहते हैं वर्तमान में। लेकिन सामान्य प्रशासन का भार किसके पास जाता है? कलेक्टर के पास जाता है, यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाता है, जिलाधिकारी के पास चला जाता है। तो सबसे पहली बार हम जो जिलाधिकारी देखते हैं वह स्थापित होता है लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल। इस समय क्या था? इस समय ब्रिटिश अधिकारियों में भ्रष्टाचार आम था। भ्रष्टाचार की समस्या की अत्यधिक समस्या थी, जिसे दूर करने के लिए कॉर्नवालिस ने क्या किया? दूर करने के लिए कॉर्नवालिस ने एक उपाय निकाला। कॉर्नवालिस ने क्या कर दिया? कलेक्टर के वेतन में भारी बढ़ोतरी की। और भारी बढ़ोतरी का मतलब होगा 1500 रुपये प्रति माह कर दिया। बहुत बड़ी रकम होगी 1500 रुपये प्रति माह उस समय। प्लस क्या कर दिया? प्लस क्या किया गया कि भूराजस्व वसूली में 1% का कमीशन भी दिया गया। 1% का कमीशन भी दिया गया। यह क्या होता है कि इस काल में यह पद विश्व में सबसे अधिक वेतन प्राप्त करने वाला पद बन गया। सबसे अधिक वेतन प्राप्त करने वाला पद था।
विश्व में इतना वेतन कहीं नहीं मिलता था जितना वेतन दे दिया, इतना वेतन बढ़ा दिया कि आपको भ्रष्टाचार की जरूरत ही ना पड़े, इतना वेतन दे दिया। इसमें ब्रिटिश अधिकारियों में भ्रष्टाचार की अत्यधिक समस्या थी, जिसे दूर करने के लिए कॉर्नवालिस ने क्या कर लिया, कलेक्टर के वेतन में भारी बढ़ोतरी की, भूराजस्व वसूली में 1% का कमीशन भी दिया गया, प्लस है, यानी दोनों दिया गया, 1500 रुपये महीने भी दिए गए और 1% का कमीशन भी दिया गया। इस वजह से क्या हो जाता है, यह विश्व का सबसे अधिक वेतनमान पाने वाला अधिकारी बन जाता है। फिर एक परिवर्तन आता है लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा, ध्यान रखिएगा यहां से प्रश्न पूछा जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा युवा सिविल सेवकों को भारतीय परिवेश में भारतीय प्रशासन का प्रशिक्षण देने के लिए 1800 ईस्वी में एक कॉलेज के स्थापित किया गया। प्रशिक्षण देने के लिए 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित किया गया जिसे बाद में यानी 1806 ईस्वी में ब्रिटेन के हेलीबरी कॉलेज में स्थानांतरित कर दिया गया। ब्रिटेन के हेलीबरी कॉलेज में, हेलबरी नामक स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स, स्थानांतरित कर दिया गया। हेलबरी कॉलेज इसी को कहते हैं, स्थानांतरित कर दिया गया। अब क्या चक्कर है, जरा इसको समझते हैं। यहां तक हमने देख लिया, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा युवा सिविल सेवकों को भारतीय प्रशासन का प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित किया गया, जिसे बाद में 1806 ईस्वी में ब्रिटेन के हेलीबरी नामक स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया। वर्तमान में आप देखेंगे सिविल सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी बना हुआ है। कहाँ पर? मसूरी में, जिसको हम लवासना भी कहते हैं। तो जो भी आईएएस बनता है उसको प्रशिक्षण मसूरी में दिया जाता है। लवासना एक भवन है, वहाँ पर स्थान है, वहाँ पर दिया जाता है। तो उसी प्रकार से विलियम वेलेस्ली ने जब देखा कि जो ब्रिटिश सिविल सेवक आ रहे उसमें तो कंपटीशन होता नहीं था, जो अच्छे परिवार के लोग होते थे, जिनका जुगाड़ होता था कंपनी के साथ, चूँकि पैसा बहुत मिलना है इसलिए वो क्या होते थे, जुगाड़ बिठा करके भारत में सिविल सेवक बन करके आ जाते थे। लेकिन वो बच्चा होते थे, 17-18 वर्ष के बालक होते थे। अब उन्हें तो भारतीय परिप्रेक्ष्य की समझ है नहीं, तो फिर वो कैसे यहाँ पर प्रशासन करेंगे। जैसे मान लो कि अभी आप सफल हो जाते हैं, आईएएस आप बन जाते हैं, बनते ही हैं ना, आपके जैसे ही बच्चे बनते हैं, मतलब इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है कि आप भी बन सकते हैं, बस उसके लिए थोड़ा प्रयास करने की आवश्यकता है। मान लो कि आप 22, 24, 25 वर्ष में बालक हैं और बन जाते हैं आईएएस। तो आईएएस बन जाते हैं तो आपको आता क्या है, मतलब प्रशासन के बारे में यह सोच लेना कि हम सबकी पिटाई कर देंगे, खूब अच्छा प्रशासन कर देंगे, सोचना अलग चीज़ है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर बातें अलग होती है। तो आपको प्रशिक्षित किया जाता है 1 साल तक, और उसके लिए आपको चाहे आईएएस हो चाहे आईपीएस हो, आपको प्रशिक्षण दिया जाता है। तब जाकर के आप ट्रेंड होते हैं, आपको सारी बातें पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है, भाषा अलग अलग सिखाई जाती है, जैसे राइडिंग अलग अलग सिखाया जाता है, मतलब हर प्रकार की कला में आपको 1 साल में निष्णात कर दिया जाता है। तब आप अधिकारी बन के किसी डिस्ट्रिक्ट को संभालने के लिए जाते हैं। तो जब युवा बालक आया तो अभी तो मतलब उसके पास भी कोई सामाजिक परिप्रेक्ष्य नहीं है और भारत की जानकारी तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए एक कॉलेज स्थापित किया गया। पहले फोर्ट विलियम कॉलेज था, बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगा कि शायद वेलेस्ली खुद ही सिविल सेवकों पर प्रभाव स्थापित करना चाहता है, तो उसने बाद में इसको लंदन में ट्रांसफर करवा दिया, जिसको हेलीबरी कॉलेज कहते हैं। तो इस तरह से प्रशिक्षण के लिए हमने एक व्यवस्था यहाँ पर बनाई थी, लेकिन यह व्यवस्था बहुत कारगर नहीं होती है। ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं कि ये हुआ आपका। फिर हम क्या देखते हैं कि 1853 तक सिविल सेवकों की नियुक्ति का अधिकार किसके पास रहा? नियुक्ति का अधिकार
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास रहा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास रहा, डायरेक्टर्स के पास रहा, लेकिन क्या कर दिया, लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा सिविल सेवा में नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा आवश्यक बना दिया गया, प्रतियोगिता परीक्षा आवश्यक बना दिया गया। पहले क्या होता था, मनमाने तौर पर नामित कर दिया जाता था, परीक्षा आवश्यक बनाया जाता है, प्रतियोगिता परीक्षा आवश्यक बना दिया गया। 1853 तक सिविल सेवकों की नियुक्ति का अधिकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पक्ष में रहा, यानी उसी के पास रहता, वही नियुक्ति करता, जिस पर कृपा करनी चाहे उस पर कृपा कर दे, वह सिविल सेवक बन जाए। लेकिन 1853 में एक एक्ट लाया गया और 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा सिविल सेवा में नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा आवश्यक बनाया गया। हालांकि यह एग्जाम अभी कहाँ होता, यह प्रतियोगिता परीक्षा केवल लंदन में आयोजित होता था, आयोजित किया जाता था। थोड़ी मुश्किल थी, किया जाता था, यानी मुश्किल होगा ये कि जिसको सिविल सेवा की तैयारी करनी है, एग्जाम देना है, उसको लंदन में जाकर के अंग्रेजी भाषा में ही देना पड़ेगा। अब जिसके पास लंदन जाने लायक पैसा रहेगा वही सिविल सेवक बनेगा ना। फिर भी आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग बन जाते हैं। एसपी सिन्हा देखते हैं, सुरेंद्र बनर्जी को भी हम देखते हैं, जब ये आपका सुभाष चंद्र बोस भी सिविल सेवक रहे हैं, रोमेश चंद्र दत्त सिविल सेवक रहे। यानी अब प्रतियोगिता परीक्षा का आधार बना तो बहुत सारे भारतीय भी अब सिविल सेवा में जा सके। इसके पहले भारतीयों की नियुक्ति सिविल सेवा में नहीं होती थी। जो भी नियुक्ति होती थी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा की जाती थी। लंदन के लोगों को ही नियुक्ति में स्थान दिया जाता था। भारतीयों के साथ नियुक्ति में भेदभाव किया जाता था। लेकिन अब प्रतियोगिता परीक्षा होने के नाते भले टफ था, भले ही लंदन में होता था, लेकिन बहुत सारे भारतीयों को भी अब प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवा में जाने का मौका मिल पा रहा था। ये अच्छी बात है, ठीक है। हमने क्या किया, यहां देखा केवल कहां, लंदन में ही आयोजित होता था, केवल यह लंदन में ही आयोजित होता है। हाँ ठीक है, आगे हम क्या देखते हैं कि इसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें शुरू से ही यह देखेंगे कि प्रारंभ से ही सिविल सेवा से भारतीयों को दूर रखने की नीति अपनाई गई, यानी इस प्रकार की नीति बनाई गई कि भारतीय इस सिविल सेवा में आ ही ना सके। जब तक मनोनीत किया जाता था तब तक तो वैसे भी नहीं आना है। जब सिविल सेवा का प्रावधान आ गया तो भी आना मुश्किल हो, इसके लिए प्रावधान किया गया। आप देखेंगे कि आगे चल करके लॉर्ड लीटन है, उसने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु घटा करके 19 वर्ष कर दिया। अब भारतीय 19 वर्ष में तो बस ऐसे ही घूम रहे होते हैं, उनके पास तो इतनी जागृति नहीं होती है 19 ईयर में कि वह क्वालिफाई कर जाए। तो 19 ईयर किया ही इसलिए गया था ताकि भारतीय सिविल सेवा में ना आ सके। शुरुआत से ही यह नस्लवादी नीति अपनाई गई कि ठीक है। शुरुआत से हम क्या देखते हैं, अब तो हिंदी में होता है, लेकिन बहुत दिनों तक यहां पर भी 1990 के दशक तक तो 80 के दशक तक यहां भी अंग्रेजी में होता था। पहले जो आप सिविल सेवा अभी हिंदी में दे पा रहे हैं ना, पहले अंग्रेजी में होता था। यहाँ पर भी भारत में भी 1980 के आसपास आप अंग्रेजी में ही दे पाते, हिंदी में आप दे ही नहीं पाते। बाद में आंदोलन होता है तो भारतीयों को भी देने का मौका मिल गया, मतलब जो वैसे ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे उनको भी देने का मौका मिल गया।
प्रारंभ से ही सिविल सेवा से भारतीयों को दूर रखने की नीति अपनाई गई। 500 पाउंड सालाना, 500 पाउंड सालाना से ऊपर के वेतन, पाउंड सालाना से ऊपर के वेतन पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं की जाती थी, भारतीयों की नियुक्ति नहीं की जाती थी, नहीं की जाती थी, नहीं की जाती थी। अगर किसी का वेतन सालाना 500 पाउंड से ऊपर है तो वहां पर भारतीयों की नियुक्ति होगी ही नहीं, यानी आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे। अगर अधिक वेतनमान वाला कोई नौकरी है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, यानी आप उस सेवा के लिए सोच ही नहीं सकते हैं। यह क्या दिखाता है? ब्रिटिशों की नस्लवादी नीति दिखाता है कि ब्रिटिश क्या है? नस्लवादी है, यानी एक खास नस्ल के लोगों को ही यहाँ पर क्या देखते हैं, सरकारी सेवक बनाया जाएगा, नियुक्ति की जाती थी। यह आदेश सभी विभाग के लिए था, यह आदेश सभी विभागों के लिए था, सभी विभागों के लिए था, वस्तुतः ब्रिटिश क्या थे? वस्तुतः ब्रिटिश नस्लवादी नीति का पालन करते थे, नस्लवादी नीति का पालन करते थे, जिसके तहत पालन करते थे, जिसके तहत माना जाता था, जिसके तहत माना जाता था, माना जाता था कि भारतीय उच्च पद के या भारतीय अच्छे प्रशासक नहीं बन सकते, अच्छे प्रशासक नहीं बन सकते हैं। मान के चलते हैं कि भारतीय जो है वो अच्छा प्रशासन नहीं दे पाएगा, अच्छा प्रशासक बनने का उसके पास गुण ही नहीं है। हमने क्या कर दिया? एक गलत नीति बना दी, हमने भारतीयों को प्रशासन में शामिल नहीं किया। क्यों? कि प्रारंभ से ही सिविल सेवा से भारतीयों को दूर रखने की नीति अपनाई गई। 500 पाउंड सालाना से ऊपर के वेतन पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं की जाती थी। यह आदेश सभी विभागों के लिए था। वस्तुतः ब्रिटिश नस्लवादी नीति का पालन करते थे, जिसके तहत माना जाता था कि भारतीय अच्छे प्रशासक बन ही नहीं सकते हैं। यह एक नस्लवादी नीति है। यह कहना, वैसे जब हम लोग एडवांस लेवल पर पढ़ते हैं, खास करके ऑप्शनल के लिए, तो इस बात की हम कठोर आलोचना करते हैं कि यह कहना कि ब्रिटिश ऑफिसर ईमानदार होंगे, भारतीय बेईमान हैं, भ्रष्टाचारी हैं, यह कहना बहुत ही गलत होगा, क्योंकि भारतीय बेहद ईमानदार हुआ करते थे। और अगर ब्रिटिश अधिकारी ने दिखाया, ब्रिटिश अधिकारी ने अगर ईमानदारिता कुछ हद तक दिखाई तो इसलिए दिखाई, उसका वेतन बहुत बढ़िया कर दिया गया था, इतना वेतन दिया गया था कि उसे भ्रष्टाचार की जरूरत ही नहीं थी। तो भारतीयों को हमने कमतर आंका, नस्लवादी नीति अपनाई, जो कि ब्रिटिश मानक पर बिल्कुल भी खड़ा नहीं उतरता है। लेकिन नियम तो नियम है, और यहाँ पर भारतीयों को प्रशासन से, खास करके ऑफिसर रैंक के प्रशासन से हमेशा दूर रखा गया, दूर रखा गया। क्या देखा हमने? इस प्रकार हमने क्या देखा? यहाँ पर एक यह भी माना जाता था, यहाँ यह भी एक अवधारणा थी साथ में, यहाँ यह भी अवधारणा थी, यह भी अवधारणा कार्य कर रही थी, कार्य कर रही थी कि किसी विपरीत परिस्थिति में, विपरीत परिस्थितियों में यूरोपीय अधिकारी कंपनी के अधिक लॉयल होंगे। यूरोपीय अधिकारी कंपनी के लिए अधिक लॉयल का क्या कहेंगे, के लिए अधिक समर्पित रहेंगे, समर्पित रहेंगे भारतीयों की तुलना में। इसीलिए यही अर्थ है इस प्रशासनिक, इस सिविल सेवा में, इस सिविल सेवा का ढांचा इस प्रकार से बनाया गया, ढांचा इस प्रकार से बनाया गया
से बनाया गया कि इसने क्या किया, इसने ब्रिटिश साम्राज्य को संभालने में बड़ी भूमिका निभाई, ब्रिटिश साम्राज्य को संभालने में बड़ी भूमिका निभाई। अतः हम क्या कहते हैं, निभाई। इन्हीं अर्थों में ब्रिटिश सिविल सेवा को, इन्हीं अर्थों में क्या कहा जाता है, ब्रिटिश सिविल सेवा को साम्राज्य का इस्पाती ढांचा कहा गया है। इस्पाती ढांचा यानी आयरन स्ट्रक्चर कहा गया है। स्टील पिलर कहें, आयरन स्ट्रक्चर कहें, जो भी कहें। क्या हमने देखा कि यहां यह भी अवधारणा कार्य कर रहे थे कि किसी विपरीत परिस्थितियों में यूरोपीय अधिकारी कंपनी के लिए अधिक समर्पित रहेंगे। इस सिविल सेवा का ढांचा इस प्रकार से बनाया गया कि इसने ब्रिटिश साम्राज्य को संभालने में बड़ी भूमिका निभाई। इन्हीं अर्थों में ब्रिटिश सिविल सेवा को साम्राज्य का आयरन स्ट्रक्चर कहा गया है, इस्पाती ढांचा कहा गया है। यानी यह ऐसा था कि यानी पूरा साम्राज्य जो है वह सिविल सेवा पर ही टिका हुआ है। अभी भी आप देखेंगे कि जो प्रशासन है, अभी भी वर्तमान में भी सिविल सेवा भारत के प्रशासन का भी आयरन स्ट्रक्चर है, आयरन पिलर है। कैसे कि जो भी कार्य संपादन होता है, जो भी नीतियां बनती है, भले वह मंत्री साहब करते हों, लेकिन असल में सलाह देने का कार्य सिविल सेवकों के द्वारा ही किया जाता है। हर विभाग में देखेंगे जो मुख्य पद होता है वह सेक्रेटरी का होता है। सेक्रेटरी नाम आपने सुना होगा, प्रधान सेक्रेटरी हो सकता है, आपका ज्वाइंट सेक्रेटरी हो सकते हैं, कनीय सेक्रेटरी हो सकते हैं, बहुत सारे सेक्रेटरी के पद होते हैं। असल में जब मंत्रालय के स्तर पर देखेंगे तो वहाँ पर हर विभाग में जो भी आपके मान लो कि जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ एक सेक्रेटरिएट विभाग चल रहा होता है। यानी जो भी जनप्रतिनिधि व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, उसको लागू करने की जिम्मेवारी सेक्रेटरी का ही होता है, उस प्रशासनिक विभाग का ही होता है, जिसको लीड किया जाता है सिविल सेवकों के द्वारा। जैसे आप पहले आईएएस बनते हैं तो कलेक्टर आप बन करके या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन करके आप डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, तो आपको एक डिस्ट्रिक्ट संभालने का मौका मिलता है। फिर आप कलेक्टर से आगे बढ़ते बढ़ते कमिश्नर बन जाएंगे, कमिश्नर से आगे बढ़ते बढ़ते फिर आप सेक्रेटरी लेवल पर चले जाएंगे। फिर आप नीति निर्माण में आपकी भूमिका, कलेक्टर नीति निर्माण नहीं बनाएगा तो अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए बनाएगा। वो क्या करेगा कि सरकार के द्वारा जो योजना बनाई जा रही है उसको इम्प्लीमेंट करेगा। लेकिन जब खुद वह सेक्रेटरी बनेगा तो वह नीतियों का निर्माण करने लगेगा, और जिसके आधार पर मंत्री अपनी नीतियों का संचालन करते हैं। तो अभी भी देखा जाए तो भारतीय प्रशासन में भी सिविल सेवा आयरन स्ट्रक्चर के समान है। आयरन स्ट्रक्चर क्या होता है कि जैसे आप घर बनाते हैं तो घर का जो पिलर होता है, जो दीवार होती है, छत होती है, उसी पर पूरा घर टिका रहता है या पिलर पर टिका रहता है। आप कोई गाड़ी बनाते हैं तो गाड़ी का एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसके ऊपर फिर हम अलग से उसको सजाते हैं। तो जो मेन स्ट्रक्चर होता है वही संभाला हुआ। जैसे हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर देखा जाए, आपके बॉडी का स्ट्रक्चर क्या, स्केलेटन है, यानी एक कंकाल है जिसके ऊपर मांस चमड़ा वगैरह चढ़ करके उसको सुसज्जित कर दिया है। लेकिन हम खड़े हैं, चल पाते हैं, अस्थायी रूप से हैं, तो वह एक स्ट्रक्चर के ऊपर है जिसको हम स्केलेटन कहते हैं बॉडी के संदर्भ में। इसी तरह से वह ब्रिटिश साम्राज्य के लिए क्या कर रहा है, स्केलेटन यानी स्ट्रक्चर का काम कर रहा है। शिवांगी, ये हमारे पास नहीं है, इसका ये प्रश्न ही नहीं है। कुछ समय सिविल सेवा का प्रश्न ऐसा तो होगा नहीं, जब सिविल सेवा का एग्जाम ही नहीं था तो फिर हम क्या करेंगे। गया 2 बार लिखा दिया तो 1 बार लिखो ना। गया अगर 2 बार लिखा गया तो आप 1 बार लिख लो। ये इसके लिए चैट करने की क्या जरूरत है। ये क्या होता है ना कि छोटे जो बच्चे होते हैं ना, उस टाइप के चैट आप करते हो, तो उस चैट को हटा दो, उस चीज को आप नहीं लिखो। आप समझ लो कि बोलने के दौरान हमने वो बातें लिख दिया होगा, बोलने के दौरान लिख दिया होगा। इसको ध्यान में दिलाने की क्या जरूरत है। क्या ये ध्यान में दिलाने लायक है, चैट करने लायक है प्रश्न।
कोई दिक्कत होती है तो वो प्रश्न पूछा जाता है। ये जो आपने चैट किया ना, इसको कहा जाएगा किसी नादान बालक का चैट, यानी उसको अभी पूरी तरह से बातें समझ में नहीं आई है कि चैट के माध्यम से क्या पूछा जाना चाहिए, क्या नहीं पूछा जाना चाहिए। ठीक है, सिविल सेवा को हमने देखा एक आयरन स्ट्रक्चर बन करके खड़ा हो जाता है। फिर दूसरा अगर देखें तो दूसरा हो जाएगा आपका सेना या पुलिस कह सकते हैं। इसी के साथ अगर जोड़े तो आप इसी के साथ जोड़ सकते हैं, या सेना को जोड़ सकते हैं, आर्मी को जोड़ सकते हैं। अब देखिए सेना भी क्या है, दूसरा स्ट्रक्चर है। ब्रिटिशों ने सेना के बल पर ही पूरे भारत की विजय की थी। और आपको जान करके आश्चर्य होगा, जो आर्मी है ब्रिटिशों की वह ब्रिटिश नहीं है, बहुत कम है, उसमें केवल 10% ही ब्रिटिश है। जितनी भी आर्मी है वह भारतीयों से मिलकर के बना हुआ है, यानी ब्रिटिशों ने भारतीयों के बल पर ही भारत की विजय कर ली है। अब ऐसा कैसे संभव हुआ, इस पर भी चर्चा कर लेंगे। कम से कम 2 पॉइंट इसमें जरूर दिया जाता है कि भारतीयों के आधार पर ही भारतीयों की विजय कैसे कर लेती है। हमने क्या देखा, यहां पर ब्रिटिशों ने या ब्रिटिश कंपनी ने कंपनी के राज्य का दूसरा मजबूत ढांचा था, का दूसरा मजबूत ढांचा किसका था, मजबूत ढांचा सेना का था। सेना का था, जिसके बल पर ब्रिटिश कंपनी ने भारत में राज्य का विस्तार किया। बल पर ब्रिटिश कंपनी ने राज्य का विस्तार किया, राज्य का विस्तार किया। यहां यह ध्यान रखना होगा कि जो भी सेना आप देख रहे हैं, जो ब्रिटिश सेना है, वह ब्रिटेन से बनकर के नहीं आई, बल्कि हमने क्या देखा, यहां पर एक तरह से यह सेना जो है अधिकांश सिपाही भारतीय ही थे। ब्रिटिश कंपनी के राज्य का दूसरा मजबूत ढांचा सेना का था, जिसके बल पर ब्रिटिश कंपनी ने राज्य का विस्तार किया। कैसे, उदाहरण हम यहां ले सकते हैं। उदाहरण अगर ले तो यहां पर हम देखेंगे अन्य यूरोपीय कंपनियों को पराजित किया, यूरोपीय कंपनियों को पराजित किया, उसको यहां से भगाने में कामयाबी पाई। दूसरा क्या है कि देसी रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया, देसी रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया। विदेशी आक्रमण से सुरक्षा की, विदेशी आक्रमण से सुरक्षा प्राप्त की। इस तरह से यह कंपनी धीरे धीरे मजबूत होता चला गया है। अन्य यूरोपीय कंपनियों को पराजित किया, देसी रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया, विदेशी आक्रमण से सुरक्षा प्राप्त की। जो सेना है अधिकांशतः हम क्या देखते हैं कि यहां ध्यान रखने वाली जरूरत होगी, यहां ध्यान रखने की आवश्यकता होगी कि ब्रिटिश सेना के अधिकांश सिपाही, ब्रिटिश सेना के अधिकांश सिपाही कहां के थे, सिपाही भारतीय थे। कहां के थे, यूपी बिहार आदि के ही थे, बिहार पंजाब आदि के ही यहां सिपाही थे। अधिकतर सिपाही, सेना के अधिकांश सिपाही क्या हैं, भारतीय ही थे। जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में लिया जाए कि कैसे हम कहें कि यहां पर थे, जैसे हम देखते हैं कि कुल ब्रिटिश सेना अगर देखें 3.11 लाख है, तो वहां पर जैसे उदाहरण ले सकते हैं, कुल ब्रिटिश सेना कितनी है, वह है 3.11 लाख। और इसमें जो होगा कुल भारतीय सैनिक, इसमें कितना हो जाएगा, भारतीय सैनिक जो हो जाएगा वह हो जाएगा 2.6 लाख। अगर 3 लाख सेना है कुल ब्रिटिश सेना, अगर सभी क्षेत्र का मिला लिया जाए, कुल ब्रिटिश सैनिक अगर 3 लाख है तो उसमें 2.5 लाख से ज्यादा तो भारतीय ही है।
उसमें 2.5 लाख से अधिक कितना है, भारतीय है। अब समझिए इसका मतलब भारत की ही सेना है, भारतीयों से बनी हुई सेना है। लेकिन यहाँ एक खास बात रखी गई, वह है नस्लवादी नीति। सेना भले ही है भारतीयों से बनी हुई, लेकिन ऑफिसर रैंक में एक भी व्यक्ति नहीं है, ऑफिसर रैंक में नहीं है। ब्रिटिश सेना के अधिकांश सिपाही भारतीय थे। कुल ब्रिटिश सेना 3.11 लाख है, कुल भारतीय सैनिक उसमें 2.65 लाख है। हालांकि हम क्या देखते हैं, हालांकि इनमें, इन सैनिकों में ऑफिसर, सैनिकों में सूबेदार रैंक से ऊपर, रैंक से ऊपर कोई भारतीय नहीं था, कोई भारतीय नहीं होता था, नहीं होता था, कोई भारतीय नहीं होता था। खास बात है, भले सेना हम देख रहे हैं कि 2.5 लाख से ऊपर सेना है 3 लाख में से, लेकिन अधिकांशतः हम क्या देखते हैं, ये सैनिकों के लेवल पर हैं, ऑफिसर लेवल पर, कमीशन्ड पद पर इनमें से एक भी नहीं है। अधिक से अधिक कोई रैंक है तो वह हमारा रैंक सूबेदार रैंक का है, इससे अधिक हम अधिकारी नहीं बन सकते हैं। तो यहां एक सवाल उत्पन्न होता है कि, सवाल यह उत्पन्न होता है कि जब भारतीय ही ब्रिटिश सेना में थे, या ऐसे लिख सकते हैं कि भारतीय सैनिकों की बदौलत, भारतीय सैनिकों के द्वारा ही ब्रिटिशों ने भारत की विजय कैसे कर ली, ब्रिटिशों ने भारत की विजय कैसे कर ली, विजय कैसे कर ली, कैसे भारत की विजय ब्रिटिशों के द्वारा कर ली जाती है, भारतीय सैनिकों के द्वारा ही, या भारतीय सैनिकों की सहायता से ही कैसे भारत की विजय कर ली जाएगी, यह भी एक सवाल उत्पन्न होगा। तो इसके पीछे 2 कारण बताए जाते हैं, 2 महत्वपूर्ण फैक्टर बताए जाते हैं। पहला जो फैक्टर है वह है कि इस काल में राष्ट्रवादी भावना का विकास नहीं हुआ, राष्ट्रवादी भावना का विकास नहीं हुआ था, विकास नहीं हुआ था। अतः जो भी व्यक्ति, जो भी संस्था, राज्य सैनिकों को उचित वेतन देती, राज्य सैनिकों को उचित वेतन देता था, उचित वेतन देता था, सैनिक उसकी सेवा करते थे, सैनिक उसकी सेवा में चले जाते थे, सेवा में चले जाते थे। कभी कभी विद्रोह भी होता था, कभी कभी भारतीय सैनिकों के द्वारा विद्रोह भी किया जाता, जैसे 1857 का विद्रोह हम देखते हैं, उससे पहले भी विद्रोह हुआ था। हमने क्या देखा, इस काल में चूंकि राष्ट्रवादी भावना का विकास नहीं हुआ था, हम यह नहीं मानते थे कि ब्रिटिश विदेशी है और भारत के लोग स्वदेशी हैं, यानी यहाँ का लोग ही भारत का अधिकारी है, यह हम नहीं मानते थे। कारण है कि बहुत सारे राज्य थे, एक राज्य दूसरे राज्य को विदेशी ही मानता था, इसमें कोई यह अवधारणा नहीं थी कि ब्रिटेन से आया हुआ लोग ही विदेशी माना जाएगा। अवध के लिए मराठा भी विदेशी है और मराठों के लिए अवध के लोग भी विदेशी है। अब ना कॉन्सेप्ट आया कि भारत की भूमि जहां तक भी है, जो आपने नहीं भी देखा है, अगर उस पर भी इंक्रोचमेंट होता है तो आप गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था। जैसे अभी भी आप सेना का संगठन देखेंगे तो आर्मी में तो हर प्रांत के लोग रहते हैं अभी भी, और उस समय भी हर प्रांत के लोग थे। तो अब की आर्मी में उस समय की आर्मी में क्या फर्क है? उसमें राष्ट्रवादी भावना का विकास नहीं हुआ था। अब देखिए, तमिलनाडु का आर्मी, तमिलनाडु का जवान कश्मीर में जाके क्यों मर रहा है? कश्मीर में उनका वो शहीद हो जाता है, क्यों? इसलिए कि कश्मीर को भी अपना देश ही मान रहा होता है, वेतन भी पा रहा होता है, और राष्ट्रवादी भावना भी इस जज्बे को आगे बढ़ाती है। उस समय ऐसी कोई राष्ट्रवादी भावना थी नहीं, इसलिए जो अच्छा वेतन भत्ता देगा उसके साथ सैनिक काम करने के लिए तैयार हो जाते थे, क्योंकि ऐसे भी राजा वो बदलते रहते थे। दूसरा एक कारण है कि भारतीय सैनिक बेहद ईमानदार थे। भारतीय सैनिक बेहद ईमानदार थे।
ईमानदार थे तथा जिनसे वेतन प्राप्त करते थे, वेतन प्राप्त करते थे, उनसे गद्दारी नहीं करते थे, गद्दारी नहीं करते थे, उनसे गद्दारी करने का ख्याल नहीं रखते थे, नहीं रखते थे। यह भी एक फैक्टर है, ख्याल नहीं रखते थे, बेहद ईमानदार थे भारतीय सैनिक। अगर किसी से उसने वेतन प्राप्त कर लिया तो इसका मतलब होगा कि फिर वह उसके लिए, हाँ बिल्कुल ठीक है, उस समय परिचित नहीं होंगे ना, राष्ट्रवाद की भावना ही नहीं है तो फिर परिचित कैसे होगा, परिचित कैसे होगा। इसलिए हम क्या देखते हैं कि जो भी अच्छा वेतन देता है, सेना ने अगर ले लिया यानी सैनिकों ने वेतन प्राप्त कर लिया, इसका मतलब है कि वह उसकी भरपूर सेवा करेगा, गद्दारी नहीं कर सकता। भारत के खून में ही ये छुपा हुआ है कि गद्दारी हम नहीं करेंगे। जिसका नमक खाया, सुना है नाम, जिसका नमक खाया, अब पता नहीं नमक तो हम दुकानदारों का खाते हैं तो उसके प्रति तो लॉयल नहीं रहेंगे, लेकिन एक मुहावरा है कि जिसका हम नमक खाते हैं उससे हम गद्दारी नहीं करते हैं, जिसका दिया हुआ नमक खाते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो हमारे को पैसा देता है, यानी मुझे जो पैसा देता है, उसके विपरीत हम नहीं साध सकते हैं, उसके खिलाफ कार्य नहीं कर सकते हैं। यह सेना ऐसी थी जो किसी भी हालत में ब्रिटिशों के पक्ष में ही रहती, क्योंकि उसने ब्रिटिशों से वेतन प्राप्त किया था। अब अगर हम देखें पुलिस व्यवस्था को, तो पुलिस व्यवस्था कैसे स्थापित की गई? तो ब्रिटिशों के पहले पुलिस व्यवस्था किसके पास होती थी? ब्रिटिशों के आगमन से पहले, ये आगमन से पहले कहां था? पहले पुलिस प्रशासन का अधिकार, प्रशासन का अधिकार जमींदारों के पास था, अधिकार जमींदारों के पास होता था, यानी जमींदार ही कानून व्यवस्था की रक्षा करने का कार्य करता था। ब्रिटिश कंपनी ने क्या किया? ब्रिटिश कंपनी ने पुलिस प्रशासन में बेहतर सुधार किए, प्रशासन में अनेक सुधार किए, जैसे सुधार किए, और लेंगे उदाहरण कैसे यहां पर सुधार किए गए। जैसे हम देखते हैं कि प्रत्येक एक निश्चित दूरी पर, ऐसे लिख देते हैं, नहीं तो डाटा गलत भी हो सकता है, एक निश्चित दूरी पर थानों की स्थापना की गई। थाने की स्थापना दारोगा नामक अधिकारी के अधीन की गई, अधिकारी के अधीन की गई। पुलिस प्रशासन के मुखिया के रूप में पुलिस व्यवस्था में क्या सुधार लाया? ब्रिटिशों के आगमन से पहले पुलिस प्रशासन का अधिकार जमींदारों के पास होता था। ब्रिटिश कंपनी पुलिस प्रशासन में, ब्रिटिश कंपनी ने कर दीजिएगा, ने पुलिस प्रशासन में अनेक सुधार किए। एग्जाम्पल के लिए, एक निश्चित दूरी पर थाने की स्थापना दरोगा नामक अधिकारी के अधीन की गई। देखिए, दरोगा पहले भी होता था। जैसे हम देखते हैं, दारोगा शब्द एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है कि सामान्य प्रशासन करने वाला, जैसे कारखानों का दरोगा होगा, क्षेत्र का दरोगा होगा। जैसे दरोगा ए दारुल जर्ब, यानी खजानों की रक्षा करने वाला दरोगा होगा। तो दारोगा शब्द पहले से प्रचलन में था। अब यहाँ पर ब्रिटिश शासन ने थाने की व्यवस्था की, जो अभी थाना देखते हैं उसी टाइप की व्यवस्था की, और उसमें एक दारोगा और सिपाही को रखा। हालांकि अभी थाना इतना नज़दीक नहीं है, दूर दूर पर थाने थे, क्योंकि उसमें जनसंख्या उतनी थी नहीं। तो दूर दूर पर एक थाने स्थापित किए गए और उसके ऊपर एक और अधिकारी रखा गया। ब्रिटिशों के आगमन से पहले पुलिस प्रशासन का अधिकार जमींदारों के पास होता था। ब्रिटिश कंपनी ने पुलिस प्रशासन में अनेक सुधार किए। एक निश्चित दूरी पर थाने की स्थापना दरोगा नामक अधिकारी के अधीन की गई। पुलिस प्रशासन के मुखिया के रूप में, पुलिस प्रशासन के मुखिया के रूप में, यानी हेड के रूप में, मुखिया के रूप में पुलिस सुपरिटेंडेंट की स्थापना की गई। सुपरिटेंडेंट
टेंडेंट की स्थापना की गई। पुलिस सुपरिटेंडेंट की स्थापना की जाती है, जिसको एसपी कहते हैं। सुपरिटेंडेंट की स्थापना की गई कि सुपरिटेंडेंट को नियुक्त किया गया, जमींदारों से पुलिस प्रशासन का अधिकार वापस लिया गया। जमींदारों से पुलिस प्रशासन का अधिकार वापस लिया गया। प्रशासन का अधिकार वापस ले लिया गया। जमींदारों से पुलिस प्रशासन का अधिकार वापस लिया गया, कहा गया जमींदारों को भैया आप पुलिस प्रशासन का अधिकार आप वापस कीजिए। यहां हमें ध्यान रखने की जरूरत होगी कि इस व्यवस्था ने पुलिस प्रशासन व्यवस्था ने एक प्रकार से कानून व्यवस्था की स्थापना में बड़ी भूमिका निभाई। एक और लिख सकते हैं, ग्रामीण स्तरों पर यह भूमिका चौकीदार को दी गई, जिसे ग्रामीणों द्वारा ही वेतन दिया जाता था। ग्रामीणों द्वारा ही वेतन दिया जाता था। अब चौकीदार यहां हो गया, यानी सबसे गांव के स्तर पर चौकीदार हो गया, थाने स्तर पर दरोगा हो गया, और सबसे ऊपरी स्तर पर पुलिस सुपरिटेंडेंट हो गए। यानी इस प्रकार की हायरार्की बना दी। इस प्रकार की हायरार्की यानी पुलिस प्रशासन की व्यवस्था स्थापित करने का परिणाम रहा, पुलिस प्रशासन को स्थापित करने का परिणाम रहा, परिणाम रहा कि कानून व्यवस्था की बेहतर स्थापना की जा सकी। डकैती जैसे जघन्य कांड को रोका जा सका। जघन्य कांड पर कर दीजिएगा, अंकुश लगाया जाता है, कांड पर अंकुश लगाया जा सकता है, अब डकैत कौन होते हैं? डकैत होते हैं चोर, और डकैत में अंतर है। दो शब्द हम जरूर सुनते हैं ना, एक चोर आता है और वह छुप करके आपके सामानों को चुरा लेता है, वह हिंसा नहीं करता है, वह डरपोक होता है, डर कर रहता है या चालाकी से आपके सामानों को चुरा लेता है। वह हिंसा में विश्वास नहीं करता है, वह शोरगुल में विश्वास नहीं करता है। वह आता है, बहुत छुप के आता है, रात के अंधेरे में आएगा और चोरी करके चला जाएगा। आपको दूसरे दिन पता चलेगा कि अच्छा कोई चोर आया था और लेकर के चला गया। उसका काम शोर शराबा करना नहीं है। लेकिन डकैत भैया जो हैं, चंबल के डकैत, वो कैसे हैं? चंबल के ही डकैत नहीं, हर जगह डकैत होता था। तो डकैत क्या होते हैं? वो शोर शराबा करके आते हैं, गोली चलाते हुए आते हैं, और वो फिर हत्या भी करते हैं, सामानों को लूटते भी हैं। चोरों की तुलना में चोर तो कोई एक सामान उठा करके भाग जाएगा, लेकिन जो डकैत होगा वो क्या करेगा? वो हत्या भी करेगा, गोली चला देगा। जैसे आप प्रतिरोध करेंगे वैसे ही आपकी हत्या कर देगा। अगर आपने उसकी सूचना किसी पुलिस वगैरह को दी तो जरूर आपकी हत्या कर देगा, और बड़े पैमाने पर आपका जो कीमती धन है उसको लूट करके चला जाएगा। इसकी वजह से गांव में बड़ी दहशत हुआ करती थी। अब तो खैर डकैती जैसा चीज़ नहीं दिखाई देता है, अब तो ये सब अवधारणा समाप्त हो गई, क्योंकि अब सड़क भी बन गए, बहुत सारे पुलिस प्रशासन के पास मोबाइल सुविधा आ जाती है, मॉनिटरिंग कर सकते हैं, हम पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म कर सकते हैं, पुलिस तुरंत आ सकती है। दूसरा है कि जिस सड़क से होकर के डकैत आएंगे वहाँ पर पुलिस पिकेट भी बना हुआ है, तो अब डकैत बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। चंबल में एक समय बड़ा खूंखार डकैत सब हुआ करते थे, जैसे फूलन देवी है, मलखान सिंह है, पता नहीं कौन कौन से सिंह थे जो अब नहीं रहे। तो यहाँ पर पहले ये बहुत बुरी व्यवस्था थी डकैती,
जिसको अंकुश लगाने में पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा रोल रहा। बहुत अच्छे तरीके से इसने इन सभी समस्याओं पर अंकुश पाया था। अभी कहाँ होते हैं डकैत? अब नहीं होते, जहां तक मुझे याद है, मैंने तो नहीं सुना है, हो सकता है होता हो, बहुत ग्रामीण क्षेत्र में हो भी जाता हो, लेकिन अब शायद वो डकैती नहीं होती। तो डकैती जैसे जघन्य कांड पर अंकुश लगाया जा सका। हालांकि पुलिस प्रशासन का एक दुष्परिणाम रहा। पुलिस प्रशासन का भारतीयों के परिप्रेक्ष्य में अनेक दुष्परिणाम भी रहे। हालांकि इस पुलिस प्रशासन का भारतीयों के परिप्रेक्ष्य में अनेक दुष्परिणाम भी रहे। जैसे हम क्या देखते हैं कि इसने भारत में राष्ट्रवाद को कुचलने में प्रमुख भूमिका निभाई। राष्ट्रवाद तथा ठीक है, इसने किसी भी अन्य संस्था की तुलना में भारतीयों पर अधिक अत्याचार किया। थोड़ी इंटरनेट की प्रॉब्लम आ गई थी, अब ठीक हो गया है। चाहें तो आप क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं, एक बार रिफ्रेश करके क्लास को कंटिन्यू कर लीजिएगा। इसने किसी भी अन्य संस्था की तुलना में भारतीयों पर अधिक अत्याचार किया। 1813 की एक ब्रिटिश रिपोर्ट में बताया गया था कि पुलिस भी डकैतों से कम अत्याचारी नहीं था। यह नस्लीय भी था, अत्याचारी भी था, और खास करके इसने राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करने में बहुत, ठीक है, बहुत यहां पर बहुत अधिक भूमिका निभाई थी। हमने क्या देखा, एक बार पीछे से चलते हैं, चूंकि देखिए यहां पर हमने क्या देखा कि पुलिस प्रशासन को स्थापित करने का परिणाम रहा कि कानून व्यवस्था की बेहतर स्थापना की जा सकी। डकैती जैसे जघन्य कांड पर अंकुश लगाया जा सका। हालांकि इस पुलिस प्रशासन का भारतीयों के परिप्रेक्ष्य में अनेक दुष्परिणाम भी रहे। इसने भारत में राष्ट्रवाद तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को कुचलने में प्रमुख भूमिका निभाई। होता क्या है कि पुलिस प्रशासन जो स्थापित किया गया वह किसके लिए स्थापित किया गया? वह किया गया ब्रिटिशों के लिए। वह तो ब्रिटिशों की ही बात मानेगा। तो जब भारत में राष्ट्रवाद का उद्भव होता है तो यही पुलिस प्रशासन भारतीय राष्ट्रवादियों के अगेंस्ट चला जाता है। जितने भी क्रांतिकारी मूवमेंट हो रहे हैं उनको ट्रैप करने का काम यही पुलिस प्रशासन कर रहा है। और खास करके इसमें भूमिका जो बढ़ जाती है वह चौकीदारों की हो जाती है। चौकीदार गांव में जाते हैं। अब तो चौकीदार आपने देखा नहीं होगा, हम लोगों ने भी देखा था, लेकिन रात में वो जनरली निकलता था और विसिल बजा करके लोगों को, अब तो प्राइवेट गार्ड वगैरह रखने लगा सभी सोसाइटी में। अब वो पुलिस चौकीदार जो पहले नीला कपड़ा पहन करके चला करता था वो सब तो आपने देखा ही नहीं। अभी व्यवस्था भी समाप्त हो गई। वैसे चौकीदार पद अभी भी है, जो गांव और पुलिस के बीच में, यानी गांव और थाने के बीच में कनेक्टिविटी चौकीदार के माध्यम से ही होता है। लेकिन अब तो मोबाइल वगैरह का युग आ गया, अब मेल कर सकते हैं, मोबाइल से बुला सकते हैं, तब चौकीदार की भूमिका बहुत रह नहीं जाती है। अब हमने सीसीटीवी कैमरा लगा लिया, तब चौकीदार की क्या जरूरत है। लेकिन उस समय के चौकीदार बड़े खतरनाक होते थे, गांव के ही लोग होते थे, पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए थे, और गांव में आपके पास बैठेंगे और आपसे ही क्लू लेकर के कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ कौन सी घटना होने वाली है। मान लो कि आम गांव में ये सब बातें होती रहती है, और वो फिर जाकर के थाने को बता देता था और थाना वाला फिर रेड मार देता था। तो जितनी भी राष्ट्रवादी गतिविधियां हो रही है उसको कुचलने में, और खास करके क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को कुचलने में पुलिस प्रशासन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जो भारत के लिए नकारात्मक हो जाता है। इसने किसी भी अन्य संस्था की तुलना में भारतीयों पर अधिक अत्याचार किया। और 1813 में एक ब्रिटिश रिपोर्ट आती है जिसमें बताया गया है कि डकैत के समान ही है। यह बताया गया है कि पुलिस भी जो है वह डकैतों से कम नहीं है। अब क्या कहें कि वर्तमान में भी ऐसा ही है, आप लोगों को तो पाला नहीं पड़ा है, ऐसा नहीं है। पुलिस सुधार के लिए अब हम बहुत अधिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन में सुधार की अभी भी पर्याप्त गुंजाइश है ही, बहुत अधिक गुंजाइश अभी बैठती है। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि पुलिस प्रशासन में
हाँ, पहले देखा था, अब तो है नहीं ना। पहले गांव वाँव जाने में कभी कभी इधर बगल के गांव में चले गए, दिख जाता था। ठीक है, पीछे का हमने दिखा दिया। आशा करता हूं कि सारी बातें आपने समझ लिया होगा। यह था प्रशासनिक तंत्र का तीसरा ढांचा। एक ढांचा और भी है, और वह है आपका न्यायिक संगठन, न्यायिक ढांचा। न्यायिक ढांचा यानी न्याय प्रशासन, इसको हम क्या कह सकते हैं? न्याय प्रशासन। अभी देखो, कोई भी बातें जो अगर हम पुराने इतिहास में पढ़ते हैं, उसको लिंक करना होता है वर्तमान से। जैसे हम कहते हैं कि ब्रिटिशों ने न्यायिक संरचना कैसी बनाई, उसको पढ़ने से जरूरी है, यानी उसके साथ पढ़ने के साथ यह भी जरूरी है कि अब हम जान पाए कि भारत में न्यायिक व्यवस्था कैसी है। आशा करता हूं, वैसे तो सब कुछ नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि हर लाइन पर सवाल उत्पन्न होगा, फिर उसको डिस्कस करना बड़ा मुश्किल है। कुछ बातें तो आपके लिए छोड़नी ही पड़ती है कि अगर वर्तमान में हम न्यायिक सिस्टम को देखें तो सबसे नीचे हम देखते हैं एक मुंसिफ का अभी भी अदालत है, मुंसिफ का न्यायालय है। फिर हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, यानी जिला न्यायालय है, जहां पर कि हम दोनों प्रकार के दीवानी और फौजदारी दोनों कानून को देखते हैं। दीवानी का मतलब होता है सिविल कानून, सिविल कानून का मतलब होता है जो पैसे वैसे से रिलेटेड है, विवाह, पैसा, इस टाइप से जो कानून होगा या उसका जो अपराध होगा वह सिविल कानून कहलाता है, इसको हम दीवानी कानून कहते हैं। और फौजदारी कानून यानी क्रिमिनल कानून कहते हैं, जिसमें हत्या है, चोरी है, मर्डर है, रेप है, इस टाइप की घटनाएं होती है, तो वह क्रिमिनल एक्टिविटीज कहलाती है। तो क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए अलग न्यायालय है, और जो सिविल एक्टिविटीज है उसके लिए अलग न्यायालय है। सिविल ऑफेंस के लिए अलग न्यायालय है और क्रिमिनल ऑफेंस के लिए अलग न्यायालय है। कहां तक? जिला स्तर तक, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के रूप में। लेकिन जब हम उससे ऊपर जाते हैं तो हाई कोर्ट, हाई कोर्ट हर राज्य में है लगभग, किसी किसी राज्य में नहीं भी है। तो हाई कोर्ट दोनों न्यायालय को, दोनों प्रकार के मामलों को देखता है, वहां पर दोनों प्रकार के विशेषज्ञ होते हैं। और हाई कोर्ट से बड़ा अभी कौन है? सुप्रीम कोर्ट। यानी भारत में न्याय की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन उससे भी ऊपर एक है ना व्यक्ति, राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है? तो बिल्कुल है। तो इसका मतलब है कि राष्ट्रपति चाहे तो सभी दंड को क्षमा कर सकता है, यानी सबसे बड़ा न्यायालय तो अभी भी राष्ट्रपति हो गया ना। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी हम विधि के द्वारा शासन करते हैं, यानी कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे, चाहे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सामान्य व्यक्ति ही क्यों ना हो। अगर उसने ऑफेंस किया है तो समान रूप से दंड मिलेगा। और विधि का शासन है, यानी अगर हमने किसी कानून का उल्लंघन किया तो दंड सब पर एक जैसा ही होगा। यह नहीं कि किसी के लिए कम है, किसी के लिए ज्यादा है। जैसे प्राचीन भारत में देखते हैं कि ब्राह्मणों को दंड नहीं दिया जाता था, जो जमींदार होते थे उनको दंड नहीं दिया जाता था, राजा को दंड नहीं देते थे। लेकिन अब ऐसी व्यवस्था नहीं है, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, सबके ऊपर दंड लगाया ही जाएगा। ये न्यायिक प्रशासन यहां पर होता है। हमने क्या देखा कि अपनी आवश्यकताओं से प्रेरित होकर, ऐसा लिखेंगे, अपनी आवश्यकताओं से प्रेरित होकर, आवश्यकताओं से प्रेरित होकर ब्रिटिश कंपनी ने या ब्रिटिशों ने भारत में आधुनिक न्याय प्रणाली की शुरुआत की, आधुनिक न्याय व्यवस्था को स्थापित किया, न्याय व्यवस्था को स्थापित किया। अपनी जरूरतों से प्रेरित होकर ब्रिटिशों ने यहां क्या किया? आधुनिक न्याय व्यवस्था को यहां पर स्थापित किया। जैसे मुख्य सुधार किसके काल में होता है? न्यायिक व्यवस्था में मुख्य सुधार जो होता है वह कॉर्नवालिस और बेंटिक के काल में हुआ। व्यवस्था में मुख्य सुधार जो लाया गया, सुधार कॉर्नवालिस तथा विलियम बेंटिक के काल में हुआ, तथा विलियम बेंटिक के काल में होता है। दोनों गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ। कैसे? कार्यकाल में होता है। कैसे? यहां देखेंगे, सबसे पहले लेते हैं कॉर्नवालिस
कार्नवालिस के न्यायिक सुधार। न्यायिक सुधार, न्यायिक सुधार करने के लिए, न्यायिक सुधार करने के लिए कार्नवालिस ने क्या कर दिया? कार्नवालिस ने एक विधि संहिता बनाई, विधि संहिता बनाई जिसे क्या कहा गया? जिसे कार्नवालिस कोड कहा गया है। कार्नवालिस कोड कहा गया है। एक विधि संहिता बनाई जिसे कार्नवालिस कोड कहा गया है, जिसे कार्नवालिस कोड कहा गया है। इसने एक विधि संहिता पहले बनाई। अब होता क्या है, देखो दिक्कत क्या थी यहां पर, पहले इसको आप लिख लीजिए, मैं फिर बोर्ड पर आता हूं। न्यायिक ढांचा क्या है? अपनी आवश्यकताओं से प्रेरित होकर ब्रिटिशों ने भारत में आधुनिक न्याय व्यवस्था को स्थापित किया। न्यायिक व्यवस्था में मुख्य सुधार कार्नवालिस तथा विलियम बेंटिक के काल में हुआ। कार्नवालिस के न्यायिक सुधार कैसे रहे? न्यायिक सुधार करने के लिए कार्नवालिस ने एक विधि संहिता बनाई जिसे कार्नवालिस कोड कहा गया। देखिए यहां पर क्या होता है कि इससे पहले भी आप देखेंगे, चूंकि यहां पर चर्चा नहीं की गई है तो मैंने उसको छुपा लिया, या मैंने उसकी चर्चा केवल वर्बली करना चाहा। क्या आप देखेंगे विलियम बेंटिक के समय ही एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया था जिसका नाम था अ कोड ऑफ जेंटू लॉ। वारेन हेस्टिंग्स ने ही बनाया था, ए कोड ऑफ जेंटू लॉ, यानी जेंटलमैन के लिए एक कोड। क्या था वह कि बंगाल के क्षेत्र में एक कानून की पुस्तक हुआ करती थी जिसका नाम था विवादा वर्ण वसेतु। उसका एक तरह से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया और वहां पर कानूनी बहुत सारे बातें लिखी गई थी। जैसे भारत में देखेंगे, प्राचीन भारत में तो आपको स्मृति साहित्य लिखा गया था। स्मृति साहित्य जैसे मनु स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, गौतम स्मृति है, नारद स्मृति है, बहुत सारे स्मृति साहित्य लिखे गए। और स्मृति साहित्य भी वर्चुअली हिंदुओं का कानूनी ग्रंथ ही है। लेकिन भारत में केवल हिंदू नहीं रहते, मुस्लिम भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं और अन्य छोटे छोटे धर्म के भी लोग हैं जिन्होंने अपनी परंपराएं डेवलप कर ली है। जैसे कोई कहेगा कि तलवार रखना मेरा धार्मिक अधिकार है, जैसे सिख समुदाय क्या कहेगा, तलवार रखना चाहिए क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने कह दिया कि भाई तलवार आपको कटार रखना ही पड़ेगा। लेकिन किसी समूह में तलवार रखना ऑफेंस माना जाएगा, जैसे कि सामान्य हिंदू समूह तलवार लेके नहीं चल सकता है। केवल सिखों को यह अनुमति दी गई है और वह भी दी गई है कि तलवार को आप म्यान में रख करके चलिए। तो बहुत सारे ऐसी विधियां थी भारत में जिसके आधार पर कानून और न्याय व्यवस्था की स्थापना हो ही नहीं सकती थी। जैसे दीवानी कानून जिसको राजस्व मामला कहते हैं, तो सिविल लॉ के भी बहुत सारे कानून थे। हर धर्म में विवाह की अलग अलग पद्धतियां हैं। आप हिंदू धर्म में ही देखिए, अलग अलग गांव में अलग अलग तरीके से विवाह होता है, अलग अलग उसकी मान्यता होती है। आदिवासी समूह में अलग मान्यता है, हिंदू समूह में अलग मान्यता है, मुस्लिम समूह में विवाह की अलग मान्यता है, ईसाई अलग मान्यता रखता है। मतलब हर समूह विवाह की ही मान्यता अलग रखता है। फिर आप देखते हैं उत्तराधिकार का मामला भी अलग अलग है, तलाक का मामला भी अलग अलग है हर धर्म के साथ। संपत्ति के उत्तराधिकार का मामला भी अलग अलग होता था पहले। जैसे पिता की संपत्ति पर ज्येष्ठ पुत्र का उत्तराधिकार माना जाता है, ज्येष्ठ का मतलब बड़ा पुत्र है, उसका उत्तराधिकार माना जाता था। लेकिन अब तो नहीं माना जाता, अब तो पिता की संपत्ति पर सभी संतानों का अधिकार माना जाता है जिसमें बेटा बेटी दोनों है। तो बहुत सारी पद्धतियां यहां पर प्रचलित थी, इसलिए एक निश्चित कानून बनाना शुरुआत में बड़ा ही मुश्किल था। लेकिन कानून तो बनाना पड़ेगा क्योंकि यह कानून अगर ब्रिटिशों के ऊपर लागू हो गया तब तो समझिए सभी ब्रिटिशों के सर ही कलम हो जाएंगे, सर काट लिए जाएंगे। पहले मुस्लिम कानून जो था, खास करके जो क्रिमिनल लॉ कहते हैं, वह इस्लामिक कानून के आधार पर संचालित होता था। और इस्लामिक कानून कहता है कि हाथ के बदले हाथ, कान के बदले कान, गर्दन के बदले गर्दन। यानी किसी ने आपकी गर्दन काट ली है तो आप भी उसका गर्दन काट दीजिए, न्याय हो गया। किसी ने आपका हाथ काट लिया तो आप भी उसका हाथ काट लीजिए। किसी ने बेटे की हत्या कर दी तो आप भी उसके बेटे की हत्या कर दीजिए, हो गया न्याय। पहले यही व्यवस्था थी। और ब्रिटिशों के द्वारा या यूरोपियों के द्वारा भारतीयों को जिस प्रकार से सताया जाता था, जिस प्रकार से प्रताड़ना दी जाती थी, उसमें तो सभी ब्रिटिशों का गर्दन ही कट जाता। फिर अपराध करते थे, बलात्कार किया जाता था उनके द्वारा, फिर तो गर्दन ही समाप्त हो जाता। इसलिए ब्रिटिशों के लिए एक न्यायिक व्यवस्था, बेहतर न्यायिक व्यवस्था
आधुनिक न्याय व्यवस्था जिसमें इस प्रकार का मतलब नहीं हो, जिसमें मोटिव पर ज़्यादा ध्यान गया हो, वह स्थापित करना जरूरी था। तो सुधार प्रारंभ होता है वारेन हेस्टिंग्स के काल से, लेकिन असल में सुधार आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में दिखाई देता है और इसने ठोस सुधार यहां पर कर लिए। ठीक है, ठोस सुधार नहीं, सामान्य व्यक्ति तलवार नहीं रख सकता, ध्यान रखिएगा। सामान्य व्यक्ति तलवार बिल्कुल नहीं रख सकता, और खुला तलवार तो आप रख ही नहीं सकते हैं कभी भी, सिख भी खुला तलवार नहीं रखेंगे। ठीक है, इसने क्या कर दिया, इसने कहा गया है जिसे कॉर्नवालिस कोड कहा गया है। कॉर्नवालिस ने क्या कर दिया, कॉर्नवालिस ने दीवानी तथा फौजदारी न्याय के लिए न्यायालय की एक श्रृंखला स्थापित की, न्यायालय की एक पूरी श्रृंखला ही स्थापित कर दी। न्याय के लिए न्यायालय की एक पूरी श्रृंखला स्थापित कर दी, यहां लेंगे उदाहरण, श्रृंखला स्थापित कर दी, लेंगे उदाहरण कैसे, एग्जाम्पल। तो पहले हम देखते हैं दीवानी न्याय के लिए क्या करता है। दीवानी न्याय के लिए यह क्या करता है, जो सिविल लॉ है उसके लिए वह क्या करता है, यह क्या करता है कि सबसे छोटी अदालत के रूप में मुंसिफ का न्यायालय स्थापित किया गया, जो 50 रुपये तक का मुकदमा देखता था। मुंसिफ का न्यायालय बनाया गया, सबसे छोटी अदालत मुंसिफ की अदालत बनाई गई। यहां पर बहुत छोटे मामले, जो मुश्किल से 50 रुपये तक के मामले होते थे, उसको रखा जाता था। दीवानी न्यायालय क्या है, जनरली क्या होता है कि यह जो उत्तराधिकार का संघर्ष है या पैसे का है, तो जनरली उससे रिलेटेड है, यानी इकोनॉमिक ऑफेंस वगैरह यहाँ पर उठाए जाते हैं। तो इसलिए वहाँ पर यह माना जाता है कि कितने का मुकदमा है, तो 50 रुपये का है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, यहाँ पर मुंसिफ की अदालत, जो न्यायाधीश होता था, न्यायाधीश को हम क्या कहते थे, न्यायाधीश को मुंसिफ कहा जाता था, मुंसिफ या अमीन कहा जाता था। और यहां पर केवल क्या होता था, केवल भारतीयों की नियुक्ति होती थी, भारतीयों की नियुक्ति होती थी। क्यों होती थी, भारतीयों की नियुक्ति क्यों होती थी? कल जब मैंने एक प्रश्न लिया था, जो सुपर 60 कल ही था ना, सुपर 60 नहीं बल्कि जो वरदान सीरीज एक सुबह 8 बजे होता है, वहां पर मैंने इसी स्टेटमेंट के आधार पर एक प्रश्न पूछा था, इसी स्टेटमेंट के आधार पर, और बच्चों ने जवाब ही दिया था। देखिए, सबसे छोटी अदालत के रूप में इसने क्या कर दिया, मुंसिफ की अदालत नियुक्त कर दी, न्यायालय बनाया। न्यायाधीश को मुंसिफ या अमीन कहा जाता था और यहां पर केवल भारतीयों की नियुक्ति होती थी। तो अब यहां पर सवाल उत्पन्न होता है कि निचले स्तर पर कॉर्नवालिस ने भारतीयों को क्यों मौका दिया, जबकि वह नस्लवादी था, तो निचले स्तर पर भारतीयों को क्यों मौका दिया? क्योंकि निचले स्तर पर भारतीय ही काम कर सकते थे कम वेतन के ऊपर, या इनकी विशेषज्ञता अधिक हुआ करती थी। जो बाहर से लोग आते तो उनकी विशेषज्ञता यहाँ पर नहीं होती, इसलिए कॉर्नवालिस ने क्या किया, भारतीयों को ही नियुक्त किया। इसलिए नहीं किया कि भारतीयों से बड़ा प्रसन्न है, इसलिए नहीं किया, बल्कि उसको जरूरत है यहाँ पर भारतीयों की, इसलिए यहाँ पर भारतीयों को नियुक्त किया जाता है, भारतीयों को यहाँ पर नियुक्त किया गया। फिर हम क्या देखते हैं कि प्रत्येक जिले में हमने क्या देखा, एक दीवानी अदालत नियुक्त की गई। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं प्रत्येक जिले में दीवानी अदालत नियुक्त की गई, दीवानी न्यायालय बनाया गया, जहां पर कौन होगा, यूरोपीय न्यायाधीशों के नेतृत्व में बनाया गया। यहां पर कौन होगा, अब यहां पर यूरोपीय न्यायाधीश ही होंगे, यहां अब भारतीय न्यायाधीश नहीं होंगे, क्योंकि ऊपर के जो भी कार्य होंगे वो सब हो जाएगा किसके अधीन, यूरोपीय न्यायाधीशों के पास हो जाएगा।
ठीक है, हम क्या देखते हैं कि इसकी अपील कहां हो सकती थी? इसकी अपील जो हो सकती है, अपील कहां हो सकती थी? इस न्यायालय की अपील कहां होगी? कि अपील जो होगी वह होगी प्रांतीय अदालत में। प्रांतीय अदालत में जो क्या था, जो संख्या में 4 थी, 4 थी, यानी 4 स्थानों पर प्रांतीय अदालत नियुक्त किया गया था। और प्रांतीय अदालत की अपील कहां हो सकती थी? अदालत के निर्णयों की अपील कहां होगी? निर्णयों की अपील जो होगी वह होगी जो गवर्नर जनरल है उनके काउंसिल में जाके करना पड़ेगा, उसके काउंसिल में करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं सदर दीवानी अदालत, जो कलकत्ता में। कहां पर होगी? सदर दीवानी अदालत। कहां है ये? सदर दीवानी अदालत है आपका कलकत्ता में, वहां जाना पड़ेगा, दीवानी अदालत। ठीक है, उसमें अपील होगा। और सबसे अंतिम अपील के बारे में यहां नहीं बताया गया है कि सबसे अंतिम अपील कहां होगा। तो सबसे अंतिम अपील के लिए आपको जाना पड़ेगा वहां ब्रिटेन जाना पड़ेगा, किंग इन काउंसिल के पास जाना पड़ेगा। अगर बड़ा है, जैसे मान लो कि राजा है, राजा के अधिकार के हनन की बात होती है, उसके अधिकारों या उसके कुछ पैसे के छीनने की बात आती है, या उसके पेंशन की बात होती है, वो निर्णय यहाँ नहीं हो सकता। उसके लिए आपको फिर लंदन ही जाना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय इसका कहाँ हो जाएगा? लंदन हो जाएगा। यानी यहाँ अगर हम देखें, यहाँ पर जो हमारा ये निर्णय हो जाता है वह हो जाता है मुंसिफ की अदालत, जिला अदालत, और फिर हो जाता है आपका प्रांतीय अदालत और सदर दीवानी अदालत हो जाता है। अगर दीवानी न्यायालय के स्ट्रक्चर को देखें, अगर दीवानी न्यायालय का स्ट्रक्चर देखें तो कैसे बनेगा? न्यायालय का स्ट्रक्चर या की संरचना अगर देखें तो कैसे बनेगा? तो बनेगा, सबसे नीचे जो होगा वह होगा मुंसिफ की अदालत, मुंसिफ का न्यायालय, फिर होगा जिला न्यायालय, जिला न्यायालय हो जाएगा, फिर हो जाएगा प्रांतीय न्यायालय हो जाएगा, न्यायालय, फिर हो जाएगा आपका सदर दीवानी अदालत, दीवानी न्यायालय हो जाएगा। इस तरह से एक क्रम बढ़ेगा, बढ़ते क्रम में जाएगा। सबसे पहले मुंसिफ का क्या हो जाएगा? सबसे छोटा हो जाएगा, सबसे छोटा न्यायालय हो जाएगा मुंसिफ। ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप समझ ही जाएंगे। मुंसिफ का न्यायालय है, जिला न्यायालय है, प्रांतीय न्यायालय है, और सदर दीवानी अदालत हो जाएगा जो सबसे बड़ा हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं फौजदारी न्याय में क्या व्यवस्था की गई। फौजदारी न्याय में क्या व्यवस्था की गई? तो यहां पर क्या गया, संपूर्ण बंगाल प्रेसिडेंसी को 4 न्यायिक जोन में बांटा गया, 4 न्यायिक क्षेत्र में बांटा गया, बांटा गया। कहा कि जितना बंगाल प्रेसिडेंसी का भाग है सब न्यायिक दृष्टिकोण से 4 भाग में बांटा जाएगा। और इसमें हमने क्या देखा, एक तरह से यहां पर 4 न्यायिक क्षेत्र में बांटा गया। इन सभी न्यायिक क्षेत्र में सर्किट कोर्ट स्थापित किया गया, सर्किट कोर्ट स्थापित किया गया यूरोपीय न्यायाधीशों के अधीन यहां पर 4 सर्किट कोर्ट बनाया गया अधीन, जिसकी सहायता के लिए भारतीय न्यायाधीश होते थे, छोटे भारतीय न्यायाधीश होते थे, के लिए छोटे स्तर के भारतीय न्यायिक अधिकारी होते थे। यानी पहला जो हम देखते हैं जो जिले स्तर पर है, जिला से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका सर्किट कोर्ट हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, सर्किट कोर्ट हो जाएगा, और जिसमें छोटे भारतीय न्यायाधीश जाने का लंदन का खर्च आप देंगे और कौन देगा। अगर आपको अभी सुप्रीम कोर्ट में आना है तो खर्चा कौन देंगे, नरेंद्र मोदी जी या आप ही देंगे। मान लो कि अभी आप रहते हो यूपी के किसी खास डिस्ट्रिक्ट में, सुदूर डिस्ट्रिक्ट में, गोंडा में रहते, गोरखपुर में रहते, तो वहां से आना है दिल्ली, तो आने में खर्च लगेगा ना। अपील करना है अगर आपको तो सर्वोच्च अदालत में करनी पड़ेगी, सर्वोच्च अदालत दिल्ली में स्थापित है। चलो आप यूपी में हो तो आप ही जाओगे बगल में। कोई रहता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उसके लिए भी तो क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट ही है। उसको अगर सुप्रीम कोर्ट आना पड़ेगा तो कौन खर्च देगा, नरेंद्र मोदी जी देंगे, राष्ट्रपति देंगे, खुद ही खर्च करके आना पड़ता है भाई। इसलिए न्यायिक प्रक्रिया जटिल होती है, न्यायिक प्रक्रिया खर्चीली होती है, उसकी भी चर्चा आगे करेंगे। न्यायिक प्रक्रिया जो है वह इतनी आसान नहीं रह जाती है, यह भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो संपूर्ण प्रेसिडेंसी को 4 न्यायिक क्षेत्र में बांटा गया। इन सभी न्यायिक क्षेत्र में सर्किट कोर्ट स्थापित किया गया और यूरोपीय न्यायाधीश के अधीन जिसकी सहायता के लिए छोटे स्तर पर यहाँ पर न्यायिक अधिकारी, जो भारतीय न्यायिक अधिकारी हैं, उनको रखा जाता है। फिर हमने क्या देखा, यहाँ पर जो इसकी अपील हो सकती है, इसकी अपील कहाँ होती, इसकी अपील सदर निजामत अदालत में हो सकती थी, निजामत अदालत में हो सकती थी, अदालत में होती थी। और ध्यान रखेंगे कि जो न्याय का निर्णय होता था, फौजदारी न्याय का निर्णयन कैसे होता था, फौजदारी न्याय का निर्णय कर देते हैं, निर्णय इस्लामिक कानून से होता था, इस्लामिक विधि से होता था, विधि से होता था। हालांकि कार्नवालिस ने क्या किया, ने इस्लामिक विधि को मानवीय बनाने पर बल दिया, इस्लामिक विधि को मानवीय बनाने पर बल दिया, बनाने पर बल दिया। इस्लामिक विधि को क्या कर दिया, मानवीय बनाया। इस्लामिक विधि के बारे में आपको पता ही है कि हाथ के बदले हाथ और आंख के बदले आंख की बात करता था, उसको क्या कर दिया इसने, इस्लामिक विधि को थोड़ा मानवीय बना दिया। इसकी अपील कहां हो सकती है, सदर निजामत अदालत में होती है। फौजदारी न्याय का निर्णय इस्लामिक विधि से होता था, हालांकि कार्नवालिस ने इस्लामिक विधि को थोड़ा मानवीय बनाने पर बल दे दिया। मानवीय बनाने पर यहां पर क्या कर देता है, बल देता है। ठीक है बच्चे, मानवीय बनाने पर इसने क्या कर दिया, बल दिया। आगे हम क्या देखते हैं कि आगे जो सुधार होता है वह होता है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सुधार क्या किया जाता है, जरा उसको देख लेते हैं। विलियम बेंटिक के द्वारा सुधार, इसने क्या कर दिया, क्वेश्चन भी यहां से पूछा गया है। इसने कहा कि प्रांतीय न्यायालय तथा सर्किट कोर्ट को समाप्त कर दिया, सर्किट कोर्ट को समाप्त कर इसका अधिकार किसे दे दिया गया, इसका अधिकार जिला जज को दे दिया गया या जिला न्यायालय को दे दिया गया, जिला न्यायालय को दे दिया गया, जिला न्यायालय को दे दिया जाता है। प्रांतीय न्यायालय तथा सर्किट कोर्ट को समाप्त कर इसका अधिकार जिला न्यायालय को दे दिया जाता है। इसने एक सुधार किया। हमने क्या देखा, इस काल में हम क्या देखते हैं कि जो प्रांतीय था, खास करके सदर दीवानी और जो निजामत अदालत था, उसके स्थान पर सदर दीवानी तथा सदर निजामत अदालत के स्थान पर, अदालत के स्थान पर तीनों प्रेसिडेंसी में
हाई कोर्ट की स्थापना की गई। हाई कोर्ट को हम उच्च न्यायालय कहते हैं। तीनों प्रेसिडेंसी में हाई कोर्ट की स्थापना की गई, यानी अब अधिक व्यावहारिक तरीके से न्याय हो सकता था। जो निजामत अदालत है, सदर निजामत अदालत है, उसको हम क्या करते हैं, उसको यहां पर हटा दिया जाता है और अब हम क्या करते हैं, यहां पर एक प्रकार से हाई कोर्ट की स्थापना कर दी गई। तीनों प्रेसिडेंसी कहां होगा? तीनों प्रेसिडेंसी का मतलब होता है तीन प्रेसिडेंसी जो होगा वह कहां कहां होगा, आपको याद ही होगा, फिर मैं लिख देता हूं। तीन प्रेसिडेंसी कहां है? तीन प्रेसिडेंसी जो है वह है आपका मद्रास, बंबई प्लस कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता को हम क्या कहते हैं? बंगाल प्रेसिडेंसी कहेंगे। प्रेसिडेंसी यही मुख्य केंद्र था, आप मान के चले यही एक तरह से उस समय का प्रांत था जो ब्रिटिशों का प्रांत रहा होगा। फिर आगे हम क्या देखते हैं कि चूंकि धीरे धीरे कंपनी के दायित्व तो बढ़ रहे थे, यहां लिखेंगे कि चूंकि धीरे धीरे कंपनी के दायित्व तो बढ़ते जा रहे थे, धीरे धीरे कंपनी के दायित्व बढ़ रहे थे, दायित्व तथा विस्तार क्षेत्र बढ़ रहा था, क्षेत्र बढ़ रहा था, तो ऐसे में विशेष रूप से कानून की व्याख्या की आवश्यकता महसूस की गई। विशेष रूप से कानून निर्माण तथा व्याख्या की आवश्यकता महसूस की गई, की आवश्यकता महसूस की गई। इस क्रम में महसूस की गई, इस क्रम में 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा कुछ विशेष संशोधन किए गए। एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल को या गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक अस्थायी विधि सदस्य नियुक्त किया गया। विधि सदस्य नियुक्त किया जाता है। जरा समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। विलियम बेंटिक के द्वारा क्या सुधार किए जा रहे हैं कि प्रांतीय न्यायालय तथा सर्किट कोर्ट को समाप्त कर इसका अधिकार जिला न्यायालय को दे दिया गया। सदर दीवानी तथा सदर निजामत अदालत के स्थान पर तीनों प्रेसिडेंसी में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। तीन प्रेसिडेंसी कौन कौन से हैं भैया? तो मद्रास प्रेसिडेंसी है, बंबई प्रेसिडेंसी है और कलकत्ता प्रेसिडेंसी नहीं है, इसको हम बंगाल प्रेसिडेंसी कहते हैं। तो बंगाल प्रेसिडेंसी नगर हो गया। चूंकि धीरे धीरे कंपनी के दायित्व तथा विस्तार क्षेत्र बढ़ रहा था, कंपनी का दायित्व तथा विस्तार क्षेत्र बढ़ रहा था, इसलिए अब आवश्यकता महसूस की गई कि अब कानून की व्याख्या अलग तरीके से होनी चाहिए। इस उद्देश्य से 1833 के चार्टर एक्ट में एक नया प्रावधान किया गया। और नया प्रावधान क्या था कि वायसराय तो अभी नहीं कहेंगे, गवर्नर जनरल को कहेंगे कि गवर्नर जनरल की काउंसिल अभी कितना है? 3 सदस्य है। तो चौथा सदस्य नहीं बनाया गया, लेकिन एक अतिरिक्त सदस्य डाल दिया गया। उसको वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया। वोटिंग राइट्स देता तो फिर वारेन हेस्टिंग्स के समय वाली ही समस्या हो जाती। यानी काउंसिल की सदस्यता तो 3 ही रही, यानी 3+1 का ही रेशियो बना रहा, लेकिन एक अतिरिक्त सदस्य जोड़ा गया जिसको विधि सदस्य कहा गया, यानी जो कानून निर्माण के लिए सलाह देता, वह यहां पर जोड़ दिया गया। एक नए सदस्य को यहां पर जोड़ दिया गया, नियुक्त किया गया। और प्रथम विधि सदस्य कौन हो जाएगा? प्रथम विधि सदस्य जो हो जाएगा वह हो जाएगा
देखिए थोड़ा पीछे से चलते हैं, मुझे लगता है फिर से थोड़ी इंटरनेट की दिक्कत आई थी, इसको फिर से रिफ्रेश करेंगे, एक बार रिफ्रेश करेंगे। विलियम बेंटिक के द्वारा क्या सुधार किया गया? इसने क्या किया कि जो प्रांतीय न्यायालय था, जो प्रांतीय न्यायालय है, सर्किट कोर्ट दोनों को समाप्त कर दिया और इसका अधिकार जिला यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दे दिया गया। सदर दीवानी तथा सदर निजामत अदालत के स्थान पर तीनों प्रेसिडेंसी में हाईकोर्ट की स्थापना की गई। अब आधुनिक न्यायिक व्यवस्था स्थापित हो रही है। पहले हाईकोर्ट जैसी संकल्पना नहीं थी, अब हाईकोर्ट जैसी संकल्पना यहां दिखाई दे रही है। 3 प्रेसिडेंसी नगर कौन थे? मद्रास है, बंबई है और कलकत्ता है। कलकत्ता नगर है, असल में वह बंगाल प्रेसिडेंसी कहलाता था। क्या कहलाएगा? बंगाल प्रेसिडेंसी कहलाएगा। सदर दीवानी तथा सदर निजामत अदालत के स्थान पर तीनों प्रेसिडेंसी में हाईकोर्ट की स्थापना की गई। 3 प्रेसिडेंसी कौन होंगे? मद्रास है, बंबई है, कलकत्ता है। कलकत्ता को ही हम बंबई प्रेसिडेंसी कहेंगे। चूंकि धीरे धीरे कंपनी का दायित्व तथा विस्तार क्षेत्र बढ़ रहा था, तो ऐसे में विशेष रूप से कानून निर्माण तथा व्याख्या की आवश्यकता महसूस की गई। इस क्रम में 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक अस्थायी विधि सदस्य को नियुक्त कर दिया गया, ताकि बदलती जरूरत के हिसाब से यहां पर कानून बनाया जा सके। चूंकि जरूरतें बदल रही है, इसलिए नए एक विधि सदस्य को बनाया गया। मैं यहां पर आपको यह कहना चाह रहा था कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है, वह काउंसिल 1+3 की संरचना में चल रही है। 1784 के बाद हम देखते हैं कि 3 सदस्य होते हैं, एक गवर्नर जनरल होते हैं और बहुमत का सिद्धांत लागू किया गया। इस समय एक अतिरिक्त सदस्य को नियुक्त करने का मतलब था कि काउंसिल में 4-1 का कॉम्बिनेशन बन जाता और फिर बड़ी मुश्किल होती। तो यहां पर जो नया सदस्य जोड़ा गया उसे वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया, इसलिए इसको कहा जाता है कि एक अतिरिक्त सदस्य के रूप में नियुक्ति दी गई। और यह नियुक्ति किसको दी गई? लॉर्ड मैकाले को दी गई। लॉर्ड मैकाले को तो वैसे हम शिक्षा में सुधार के लिए जानते हैं, लेकिन असल में ये विधि सदस्य था, कानून निर्माण का सदस्य हुआ करता था। और इसी के अधीन पहला हम विधि आयोग देखते हैं नियुक्त होता है। फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया जाता है, अभी भी लॉ कमीशन बनता है। आपको याद हो तो कौन सा लॉ कमीशन अभी बना है? करंट अफेयर्स में आप पढ़ते होंगे। तो फर्स्ट जो लॉ कमीशन बना वह लॉर्ड मैकाले के अधीन ही बनता है, जिसने बदलती जरूरतों के हिसाब से। अब देखिए बहुत सारी विचारधाराएं नए नए समय पर उत्पन्न होती रहती है। आप खुद महसूस करेंगे कि जो विचारधाराएं हैं वो समय के हिसाब से बदलती रहती है। कानून भी समय के हिसाब से बदलता रहता है। पहले हम देखते हैं अस्पृश्यता को हम अपराध नहीं मानते थे, अनटचेबिलिटी को अपराध नहीं मानते थे कि एक सामाजिक परंपरा है। अब क्या मानते हैं? अपराध मानते हैं। आर्टिकल 17 के दौरान पहले क्या होता था कि घरों में अगर महिलाओं की आप पिटाई करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वह माना जाएगा कि सामाजिक सरोकार है। अब पीट करके देखिए, घरेलू हिंसा कानून बना दिया गया। यानी कानून का दायरा हमेशा विस्तारित होता रहता है जरूरतों के हिसाब से। जैसे जैसे मानवाधिकार की बात होगी, मानवाधिकार का स्पष्टीकरण होगा, नए नए प्रकार की अवस्थाएं उत्पन्न होंगी, नए नए प्रकार के विचार उत्पन्न होंगे, कानून पर वह प्रभाव डालता है। अब हम देखते हैं कानून की विशेष तरीके से व्याख्या की जाती है। अब कानून को हम अधिक मानवीय पाते हैं पहले की तुलना में। तो जो परिवर्तन हो रहे थे यूरोप के विचारों में, उसको लागू करने के लिए या उसके अनुरूप भारत में भी कानून का निर्माण हो या उस टाइप में कुछ सुधार किया जाए, तो यहाँ पर एक विधि आयोग नियुक्त किया गया, जिसने सुझाव दिया। वो बड़ा बेहतरीन सुझाव था, हालांकि उसको लागू करना संभव नहीं हुआ, लेकिन वह सुझाव क्या होता है कि बहुत अधिक बेहतरीन हो जाता है। लॉर्ड मैकाले के अधीन ही प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई, ताकि बदलती जरूरतें तथा नए विचारों के अनुरूप कानून का निर्माण किया जा सके। अब क्या देखते हैं यहां पर? नए तरीके से हम क्या देखते हैं? कानून लागू किया गया। और इसके लिए इस विधि आयोग की सिफारिश पर ही, इस विधि आयोग की सिफारिश पर, विधि आयोग की सिफारिश पर भारत में कानून का शासन
कानून का शासन का मतलब क्या होगा? रूल ऑफ लॉ होगा। रूल ऑफ लॉ ये क्या होता है? लॉ इस सिफारिश पर भारत में क्या किया गया? रूल ऑफ लॉ को लागू किया गया, कानून के शासन को लागू किया गया। कानून का शासन तथा कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत को लागू किया गया। समानता के सिद्धांत को लागू किया गया। और इसी क्रम में हम क्या देखते हैं किया गया? इसी क्रम में पहली बार भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड दंड संहिता, इसको हम क्या कहते हैं? आईपीसी कहते हैं। इंडियन पीनल कोड इसको कहेंगे ना, इंडियन पीनल कोड जिसको हम कहते हैं आईपीसी। नाम सुना है, अभी जस्ट परिवर्तन हुआ है इसी साल 2024 में आईपीसी में मेजर परिवर्तन किया गया है, आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा। इसी क्रम में पहली बार भारतीय दंड संहिता का निर्माण किया जाता है। यानी इस समय 1833 के चार्टर एक्ट में मेजर सुधार लाए जाते हैं, बहुत मेजर सुधार लाए जाते हैं, जो कि वर्तमान कानून का भी आधार तैयार करता है। वर्तमान में भी कानून इसी से चल रहा था। ठीक है, आपने किसने कहा? गोरक्षनाथ पांडे ने कहा वोटिंग राइट्स उसको नहीं था, ध्यान रखिएगा। 26th लॉ कमीशन अभी चल रहा है, 26th लॉ कमीशन है। और पहले क्या होता था? पहले था फर्स्ट लॉ कमीशन, यानी पहला जो लॉ कमीशन बना उसी के क्रम में हम क्या देखते हैं? यहाँ पर 26वां लॉ कमीशन लागू किया जाता है। विधि का शासन क्या होता है? कानून का शासन या विधि का शासन क्या हो जाएगा? जो कानून का शासन होगा इसका मतलब क्या होगा? कानून के शासन का क्या तात्पर्य होगा? कि सभी व्यक्ति पर समान रूप से कानून लागू किया जाएगा। सभी व्यक्ति पर कानून क्या होगा? कानून समान रूप से लागू किया जाएगा, समान रूप से लागू किया जाएगा। इसका वास्तविक अर्थ क्या था? इसका इस काल में वास्तविक अर्थ क्या था? वास्तविक अर्थ था कि लोगों को दंड जो दिया जाएगा, अर्थ था लोगों को दंड कैसे दिया जाएगा? दंड कानून के हिसाब से दिया जाएगा, कानून के हिसाब से दिया जाएगा, ना कि हिसाब से दिया जाएगा, ना कि किसी व्यक्ति की मानसिकता से या किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की जरूरत के हिसाब से, व्यक्तियों के समूह की मानसिकता से क्या कहा गया? कानून का शासन यहां पर लागू किया गया, यानी सभी व्यक्ति पर कानून समान रूप से लागू किया जाएगा। इसका इस काल के संदर्भ में वास्तविक अर्थ था कि लोगों को जो दंड दिया जाएगा कानून के हिसाब से दिया जाएगा। दंड कैसे दिया जाएगा? कानून के हिसाब से दिया जाएगा, ना कि किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की मानसिकता के हिसाब से, व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की मानसिकता के हिसाब से। कोई व्यक्तिगत अवधारणा नहीं होगी। जैसे राजतंत्रात्मक व्यवस्था में हम क्या देखते हैं? एक राजा ही निर्णय करता है कि किसी मृत्युदंड दिया जाए, किसी अन्य दंड दिया जाए, किसे मुक्त किया जाए। अब कानून के हिसाब से होगा, जिस प्रकार के कानून को जिसने तोड़ा है उस पर उस प्रकार के दंड लागू होंगे। लिख दिया गया कि आईपीसी की धारा 320 कौन सा होता है? 420 में फ्रॉड होता है ना, कोई 420 ही करता है, यानी उसके ऊपर फ्रॉड का केस चलेगा। कोई मर्डर करता है, अटेम्प्ट टू मर्डर,
कौन सा लगता है पता नहीं, मुझे तो याद नहीं है, लेकिन शायद 320 वगैरह कुछ धारा लगती है उसके ऊपर। तो ऐसा अक्सर ये सब बातें हमें सुनने को मिलता है। तो हमने क्या देखा, किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की मानसिकता से। हालांकि यहां ध्यान रखना होगा, यहां ध्यान रखना होगा कि व्यावहारिक रूप में होगा कि ब्रिटिश शासन में व्यावहारिक रूप में कभी भी कानून का शासन स्थापित नहीं हो पाया। कभी भी कानून का शासन स्थापित नहीं हो पाया। शासन स्थापित नहीं हो पाया क्योंकि यूरोपीय बागान मालिक या अन्य प्रभावशाली लोग दंड से बच जाते थे। प्रभावशाली लोग क्या करते थे? लोग दंड से बच जाते थे क्योंकि तंत्र इसकी सहायता कर देता था। जो तंत्र है इसकी क्या कर देता था? सहायता कर देता था। अभी भी हम देखते हैं जो प्रभावशाली लोग हैं वो बच जाता है, गरीब आदमी पिस जाता है, प्रभावशाली लोग बच जाता है, क्योंकि न्यायिक प्रणाली को हम मोटिवेट कर देते हैं, यानी अपने हिसाब से ढाल लेते हैं। तो यह कहा गया था कि जो दंड विधान है, आईपीसी है, उसके हिसाब से ही दंड दिया जाएगा। लेकिन प्रभावशाली लोग कहाँ मानते हैं, वो तो अपने विचार कर लेते हैं, अपने हिसाब से खुद की रक्षा कर लेते हैं। पहले भी होता था, पहले ज़्यादा होता था, अब कम होता है, लेकिन हकीकत तो यही है कि होता अभी भी है। करेंगे इंड। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है यह। इसको अगर आप बढ़िया से पढ़ सके, समझ पाए, तो ये समझ आपको मुख्य परीक्षा के लिए बहुत आगे तक ले जाएगा। बस इसके अनुरूप आप लिखने के लिए धीरे धीरे सीख लें। जैसे बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं तो ठीक लिख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि यहीं से आप पढ़ें। और कुछ बच्चे अभी हैं जो बढ़िया नहीं लिख पा रहे, उनको थोड़ा सा और समझ विकसित करनी होगी, प्रयास करना होगा कि प्रश्न की मांग के हिसाब से लिखा जाए। और आपके लिए सबसे बढ़िया है कि आप क्लास को फॉलो कीजिए, क्लास के हिसाब से लिखिए, तो धीरे धीरे अपने आप सब कुछ लिखते हुए सीखते चले जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं रखेंगे। कल मैं फिर उपस्थित होता हूं आपके सामने, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा। और मुझे लगता है कि कल से परसों तक यह टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। चलिए इजाजत दें, बाय एंड टेक केयर।